वीक 12 और लेक्चर नंबर 23 हमारा इंटर प्रोसेसर शुरू किया हुआ है हमने, और इसकी हमने इंट्रो कर लिया था लास्ट वीक, इसकी हिस्ट्री टाइमलाइन देखी थी और मुख्तलिफ इनके मॉडल्स वगैरह। वीक 12 है और लेक्चर 23 है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी थी और डिस्कशन कर ली थी। मूर्स लॉ वगैरह क्या होता है उसका देख लिया था, इनके जो फिर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स हैं उसको चेक कर लिया था। उसके बाद फिर हम इनकी बेसिक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के ऊपर आ गए थे। उसमें हमने 32 बिट की भी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देख ली थी और 64 बिट की भी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया था। और जनाब उसके बाद हम आ गए थे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने शुरू किया हुआ है, ये क्विक सा इसका जस्ट रिकैप देख लेते हैं। बेसिकली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये कि हमारी जो सिस्टम के साथ मेमोरी लगी हुई है ये कैसे अरेंज, इसकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे पिक कंट्रोलर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो उधर क्या मेमोरी की अरेंजमेंट है, याद है? कुछ पेपर में हो सकता है कभी सवाल आ रहा है कि यार कंपेयर करें पिक की मेमोरी अरेंजमेंट को इंटेल की मेमोरी इसके साथ अरेंजमेंट के साथ या मैनेजमेंट के साथ, तो हो सकता है। तो उसके लिए हमें पता हो कि यार दोनों में बेसिकली मैनेज कैसे की जाती थी मेमोरी। पिक का केस था, उसमें जो थे तीन थी हमारी नोटेबल मेमोरी सेगमेंट्स। एक था कोड सेगमेंट या कोड मेमोरी, दूसरा था डेटा सेगमेंट या डेटा मेमोरी, और तीसरा होता था स्टैक सेगमेंट। ऐसा ही है। और एक चौथी मेमोरी भी थी जो कि ई प्रॉम थी हमारी वहां। पांचवी भी थी यार एक फ्लैश, जैसे हम बोल रहे थे, फ्लैश भी थी। इनफैक्ट जो हमारी कोड मेमोरी होती है वो फ्लैश में जा रही होती है, तो इसलिए फ्लैश और कोड हम इंटरमिक्स करके यूज कर लेते होते हैं। जो डेटा मेमोरी है वो हमारी रैम में जा रही होती है। स्टैक भी जो हमारा बन रहा होता है वो भी रैम में बन रहा होता है। ई प्रॉम में हम नॉर्मली वो वाली चीजें रख लेते हैं जो हम चाहते हैं कि जब हम रीबूट करें सिस्टम, तो रीबूट होने के बाद भी सिस्टम को याद हो कि यार मेरी लास्ट सेव वैल्यू क्या थी, तो ई प्रॉम में वो जा रही होती है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वो वाली चीजें फ्लैश में भी जा सकती हैं। तो हम जो कंट्रोलर यूज कर रहे थे उसमें फ्लैश के लिए वो ड्राइवर नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हम ई प्रॉम में कर रहे थे। वैसे वो फ्लैश में भी जा सकती है। वो फ्लैश वैसी है जैसे कि आप लोग यूएसबी फ्लैश डिस्क यूज कर रहे होते हैं, तो वो ना कॉपी कर ली, इसमें कोई चीज जब उतार लेते हैं तो फिर भी वो रिटेन रखता है कि उसके अंदर क्या सेव किया गया था, दूसरे पीसी पे लगाते हैं, उधर से जाके आप कॉपी कर लेते हैं। तो पिक में तो हमारे पास, यानी अगर फिजिकल सेंस में देखें पिक में हमारे पास तो फ्लैश थी, रैम थी और ई प्रॉम थी। अब लॉजिकल अगर हम देखेंगे मेमोरी के क्या सेगमेंट कर रहे हैं, एक होता है फिजिकल कि फिजिकली मेमोरी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर एक होता है कि प्रोग्रामर को लॉजिकली वो मेमोरी कैसे नजर आ रही है। तो वो लॉजिकली, ये अगर फिजिकली थी चीज, तो लॉजिकली थे आपके पास कोड, डेटा, स्टैक। जो लिंकर होता है ना, आपने देखा होगा प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हैं तो पहले कंपाइलेशन का स्टेप होता है, उसके बाद एक लिंकिंग का स्टेप होता है। जो लिंकर कर रहा होता है वो एक तो ये कर रहा होता है कि देख रहा होता है कि यार जो फंक्शंस आपने यूज की उसकी डेफिनेशंस क्या है, उनको एक तो ट्रेस कर रहा होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट उसका काम ये होता है कि वो एक मैप होती है, लिंकर कमांड फाइल होती है। वो लिंकर कमांड फाइल के थ्रू ना ये डिसाइड कर रहा था कि कौन सा लॉजिकल मेमोरी का सेक्शन फिजिकल मेमोरी के किस जगह पे जाएगा, तो एग्जैक्टली वो बता रहा होता है। तो एक कमांड फाइल होती है लिंकर कमांड फाइल, जो कि लिंकर कमांड फाइल एक होती है जो कि मैपिंग करती है कि ये वाली चीजें फिजिकल मेमोरी में किस जगह पे जाके प्लेस हो रही होंगी। तो पिक के केस में हमने देखा था कि यार ये कोड था हमारा, ये फ्लैश में जा रहा था, डेटा हमारा रैम में जा रहा था, स्टैक भी हमारा रैम में ही जा रहा होता है। एग्जैक्टली स्पीकिंग ये कि स्टैक के लिए कुछ उन्होंने स्पेशल वो भी रखा होता है, स्पेस भी रखी थी, उसमें भी जा रहा होता था। लेकिन अगर उससे ऊपर चलेंगे सॉफ्टवेयर में करना तो फिर हम उसे रैम में ही रख रहे होते हैं। ठीक है, तो एक स्टैक की स्पेस भी थी, एक स्टैक के लिए उन्होंने स्पेस भी बनाई थी, लेकिन अगर उससे ऊपर ऊपर है तो फिर आप रैम में ही रख रहे होते थे उस चीज को। और बाकी फिर एक तीसरी चीज होती थी ई प्रॉम। ई प्रॉम मैंने बताया क्या है, उस डेटा के लिए, डेटा के लिए, कोड के लिए नहीं, उस डेटा के लिए जो कि आप चाहते हैं कि अब आपके पास रिटेन रहे इवन आफ्टर द रीबूट। रीबूट होने के बाद भी आपके पास याद रहे कि यार क्या डेटा था। तो पिक में हमारा एक देखें तो ये वाला था, उसमें फिर कुछ मजीद थे
चक्कर चलाए हुए हमने, वो क्या थे? मसलन रैम को हमने बैंक्स में तोड़ा हुआ था, 256 बाइट्स के बैंक्स में तोड़ा हुआ था, तो 2 किलोबाइट हमारी मेमोरी थी उसके अंदर, तो हमने उसको 8 बैंक्स में उस तरह के तोड़ा हुआ था, और मैक्सिमम पिक 18 में हो सकती है 4 किलोबाइट, तो 16 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि 2 किलोबाइट वाला था कंट्रोलर, तो उसमें हमने 8 बैंक्स में इसको तोड़ा हुआ था। तो ये थी कुछ। और कोड मेमोरी की क्या थी हमारी क्लासिफिकेशन? उसमें कोड की तो ऐसा कुछ नहीं थी, सिर्फ ये क्या था, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था वो 21 बिट का होता था, और ई प्रोग्राम हमारी उसमें 256 बाइट्स की थी सिर्फ। तो ये था कुछ पिक का। अगर हम अब यहां आ रहे इंटेल में क्या हालात है, तो इंटेल में एक तो स्केल बदल जाता है। कंट्रोलर की दुनिया में बात हो रही थी बाइट्स में या किलो बाइट्स में, यहां आके मैग्नीट्यूड ही बदल जाता है, यहां बात करते हैं मेगाबाइट्स में या गीगाबाइट्स में, ठीक है? तो 1000 का या 1 मिलियन टाइम्स का फर्क आ जाता है इधर, तो एक तो वैसे ही स्ट्रेट अवे। तो एक तो स्केल का फर्क तो है ही है, और उसके अलावा क्या चीज है वो हमने डिस्कशन उसकी स्टार्ट की हुई थी इंटेल की दुनिया में। तो इंटेल की दुनिया में, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में, क्या हम कहते हैं कि यार एक तो मेमोरी जो कि बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की मेमोरी डेट द प्रोसेसर एड्रेसेस एट द बस इज कॉल्ड द फिजिकल मेमोरी। ये बाइट एड्रेसेबल होती है मेमोरी, जैसे पिक में भी बाइट एड्रेसेबल थी, यहां भी बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल से मुराद क्या है? एक छोटा सा क्विज का अगर क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी? इसका मतलब है कि आप मिनिमम जो एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी, यूनिट मिनिमम यूनिट ऑफ मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज अ बाइट है। हाँ, पिक का केस ना थोड़ा सा एक था कि पिक में ना हम बिट के ऊपर भी चले जाते थे, ठीक है? यानी कि बिट का भी एक था, उन्होंने दी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं कि बिट की भी दी हुई थी, ठीक है? वैसे जेनेरिकली स्पीकिंग, यानी कि इसका स्पेशल फीचर था बेसिकली, कह लें कि उसका ना उन्होंने पिक की प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का एक स्पेशल फीचर दिया था कि उसमें बिट एक्सेसिबल भी था, कि बिट का इवन डेटा टाइप थी उन्होंने दी हुई, है ना? तो लेकिन वो जो बिट की डेटा टाइप दी भी हुई थी ना, उसमें भी ये था कि अगर आपने रैम से रीड करके लाना है ना, तो स्टिल उसे बाइट करके ले जाते, तो उसके अंदर आप फिर बिट की डेटा टाइप थी, लेकिन ये नहीं था कि रैम से आप बिट रीड करके ले आए, ये वाली चीज नहीं थी उधर। वो आपका बाइट का बाइट आता था, लेकिन बिट डेटा टाइप सपोर्टेड थी वहां, कि बिट की जो टाइप है ना वो सपोर्टेड थी, कि और वो एक बिट की ही होती थी। ये एक थोड़ा सा फर्क था, यानी कि ये नहीं था कि आप रैम से भी उसको, यानी कि रैम एक्सेसिबल आपकी बाइट वाइज ही थी, लेकिन डेटा टाइप आपकी बिट में भी थी अवेलेबल। जहां बाइट एक्सेसिबल ना हो, और क्या ऑप्शन हो सकती हैं? हो सकता है वो 2 बाइट एड्रेसेबल हो, 2 बाइट से मुराद 16 बिट्स की, या 4 बाइट एड्रेसेबल हो 32 बिट्स की, तो ये ऑप्शंस हो सकती हैं पॉसिबल। और इंटेल में हमारे पास बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, यहां कोई बिट की डेटा टाइप ऐसे हमारे पास नहीं होती, और ना ही कोई बिट एड्रेसिंग ऑप्शन है, इधर ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि बाइट एड्रेसेबल है, इसका मतलब कि हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है? वो उसका फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। अच्छा, अब जो हमारा, हम क्योंकि 32 बिट अभी एनवायरनमेंट को टारगेट कर रहे हैं इंटेल में हमने देखा था कि यार इंटेल जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो 4 बिट से हुआ था, उसके साल बाद ही 8 बिट का आ गया था। जो मेन स्ट्रीम हुआ था 1978 में वो 16 बिट का प्रोसेसर था, तो 16 बिट की प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट काफी पॉपुलर रही है। उसके बाद 83-85 में जाके फिर इनका 32 बिट का आ गया था, और आजकल जो हमारे पास ये है पीसीज हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं 64 बिट के हैं, लेकिन इनमें भी हम एक कंपैटिबिलिटी मोड होती है एनहांस 32 बिट, तो उसमें हम 32 बिट के अंदर रहते हुए भी काम कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम जो अभी पढ़ रहे होंगे ना, हम 32 बिट को टारगेट किया करेंगे, और जो कोई चीज 64 की है वो हम स्पेशली बता दिया करेंगे, या 64 बिट में इस तरीके से हो रहा है काम। तो 32 बिट के केस में, एनहांस 32 बिट केस में ये होता है कि हम जो मेमोरी एड्रेस कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 2⁻36 जो से है ना बाइट्स। तो 2⁻32 होता है ना, दैट इज योर 4 गीगाबाइट, और 2⁻36 क्या हो जाएगा? इसका 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तो 64 गीगाबाइट्स तक फिजिकल एड्रेसेबल मेमोरी हो सकती है। कब? 32 बिट मोड में। जब आप 64 बिट मोड में अगर चला रहे हैं फिर तो आप इससे बियॉन्ड जा सकते हैं, टेरास तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 32 बिट मोड में चला रहे हैं तो उसमें आप 64 गीगाबाइट तक की फिजिकल मेमोरी एड्रेस कर सकते हैं। ये तो एक होती है कि मैक्सिमम अलाउेबल कितनी है, एक्चुअल कितनी है वो आपको पता होता है कि आपके सिस्टम में कितनी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में लगी हुई है 8 गीगाबाइट,
अच्छा, जब मैंने लिया था सिस्टम तो ये थे 4 गीगाबाइट, ठीक है, अब लगा दी 8, मैंने स्लॉट थी अवेलेबल, मैंने 8 गीगाबाइट कर दी। सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें 2 स्लॉट्स हैं, क्या मैं 8 गीगा करके 16 गीगाबाइट कर सकता हूं? वो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका जो मदरबोर्ड था वो कितनी सपोर्ट कर रहा था इन एसोसिएशन विद प्रोसेसर, वो कितनी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा जो सा ये लैपटॉप है 8 गीगाबाइट से ऊपर सपोर्ट नहीं करता। इसमें मैं 8 गीगाबाइट के 2 मॉड्यूल लगा भी लूं, इसने 8 गीगाबाइट ही रीड करना, 16 का इसे कोई नहीं पता बेचारे को चलना, ठीक है, ये इसका मसला है। उसके जो फिर नए बोर्ड है उनमें 16 तक भी होती है, 32 तक भी होती है, 64 तक भी होती है, ठीक है, 64 गीगाबाइट तक भी हो रही है। तो लिमिट होती है, एक है कि आर्किटेक्चर कितना अलाउ करता है और एक होता है कि फिजिकल कंस्ट्रेंट जो उस बोर्ड बना हुआ है वो कितना अलाउ कर रहा है। तो मेरे केस में 8 गीगाबाइट तक हो रहा है, लेकिन क्या ये लिमिटेड बाय आर्किटेक्चर है? नो, दिस इज नॉट लिमिटेड बाय द आर्किटेक्चर, दिस इज लिमिटेड बाय द सिस्टम डिजाइन ऑफ दिस कंप्यूटर। इन्होंने जो बोर्ड लगाया था उसमें जो एक्चुअल मदरबोर्ड में जो भी एड्रेस लाइन वगैरह यूज की उन्होंने इतना लिमिट कर दिया हुआ इसका। तो 32 बिट मोड में 64 तक जा सकता है, और अगर मेरी से रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड जा रही है तो फिर मुझे 64 बिट मोड में जाना पड़ेगा और उधर मैं इससे ऊपर भी एक्सेस कर सकता हूं। मेमोरी मैनेजमेंट जो सी है ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही है माइक्रोप्रोसेसर की। क्यों? क्योंकि जनरल पर्पज सिस्टम होता है, इसमें मल्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेशंस चल सकती हैं। उसकी वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को एंटरटेन करने के लिए ना ये मेमोरी मैनेजमेंट को ना इन्होंने ब्रॉडली 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ इसकी मैनेजमेंट। एक है वाया सेगमेंटेशन और दूसरा वाया पेजिंग। इन चीजों को हम देखेंगे कि कैसे होता है। सेगमेंटेशन को हमने शुरू किया हुआ है। सेगमेंटेशन के केस में हमने देखा था कि यार अच्छा जो मेमोरी मॉडल्स हैं हमारे पास 32 बिट इसमें प्रोसेसर में, दो 3 मॉडल्स, फ्लैट मेमोरी मॉडल, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल और रियल एड्रेस मोड मेमोरी मॉडल। सबसे सिंपलीफाइड फ्लैट मेमोरी मॉडल है। सेगमेंटेड जरा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, फीचर्स भी ज्यादा देता है। ये जो तीसरा मॉडल है ये वो होता था जो कि 16 बिट के होते थे ना, जो हमारे शुरू वाले प्रोसेसर उनमें होता था। तो जस्ट टू कीप द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, अभी भी जब हम 32 बिट मोड में चल रहे तो 16 बिट के प्रोग्राम हम चला सकते हैं, उसके लिए इन्होंने फिर ये रियल एड्रेस मोड ये भी दिया हुआ है। ये उनकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कभी हो सकता है पेपर में आ रहा है कि यार प्लीज ड्रॉ जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल्स। अच्छा, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, डब्बे देख के परेशान हो गए, कुछ और हो गए, इसमें है कुछ नहीं। फ्लैट मेमोरी मॉडल क्या है? जो लीनियर एड्रेस है वो डायरेक्टली आपकी एक लीनियर एड्रेस स्पेस में जा रहा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। सेगमेंटेड मेमोरी क्या है कि जो आप एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, वो जनाब फिर सेगमेंट ट्रांसलेशन से लीनियर एड्रेस बनता है, और वो लीनियर एड्रेस फिर आपका अगर पेजिंग मौजूद है तो पेजिंग उसको फिजिकल एड्रेस बनाती है, नहीं तो वो डायरेक्टली वो चीज फिजिकल एड्रेस ही होता है। और रियल एड्रेस मोड में भी इसी तरह से लॉजिकल एड्रेस है, इधर भी लॉजिकल एड्रेस है। यहां ये कि आप 4 गीगाबाइट की मेमोरी स्पेस कर सकते हैं एड्रेस, यहां आप सिंपल कंस्ट्रेंट है 64 किलोबाइट्स के सेगमेंट्स के अंदर। इधर का ये मसला है तीसरे वाले का। फिर हमने ये देखा था कि यार इनका आपस में क्या ताल्लुक है। प्रोटेक्टेड मोड में देखा था हम कोई भी मेमोरी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैट वाला भी कर सकते हैं, सेगमेंटेड भी कर सकते हैं, और रियल एड्रेस मॉडल भी कर सकते हैं अगर हम 16 बिट मोड में चल रहे हैं। रियल एड्रेस मोड में रियल एड्रेस मोड क्या होती है? जो कि 16 बिट मोड होती है। इसमें सिर्फ 16 बिट वाला मॉडल चलता है, रियल मॉडल चलता है। सिस्टम मैनेजमेंट में एक स्पेशल सा इनका रियल एड्रेस मोड स्टाइल का ही मॉडल होता है, वो चल रहा होता है। कंपैटिबिलिटी मोड में जो सब मोड चल रही है कंपैटिबिलिटी वो वाला मॉडल चलता है। अगर 32 बिट वाली कंपैटिबिलिटी में चल रहे हैं तो 32 बिट में जो मॉडल सपोर्टेड वो सारे चल रहे हैं। अगर 16 में है तो 16 वाला जो एक इकलौता मॉडल है वो चल रहा होगा। 64 बिट में भी इसी तरह ही है। 64 बिट में अगर 64 बिट में चल रहे हैं तो उनके मॉडल हमारे पास, नहीं तो उसमें भी एक कंपैटिबिलिटी मोड की ऑप्शन होती है, तो वो वाली चीज चल रही होगी। जो एक टेक अवे पॉइंट हो कि सेगमेंटेड और जो रियल एड्रेस मोड मॉडल है वो अवेलेबल नहीं होते हमारे पास 64 बिट मोड में। अच्छा, तो हमने कहा कि यार ये 3 मॉडल्स हैं हमारे, फ्लैट, सेगमेंटेड और रियल। तो स्टार्ट करते हैं जरा डिटेल में। ये वाला काम हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, जो हमने अभी तक रिकैप किया। रियल एड्रेस मोड, रियल एड्रेस मोड, जब भी रियल मोड या रियल एड्रेस मोड या रियल ऑपरेटिंग मोड इसकी बात है तो समझ जाए 16 बिट वाले आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ठीक है।
तो जो 16 बिट वाला आर्किटेक्चर था जो 1978 आज से कोई 40 साल पहले तकरीबन जो प्रेजेंट हुआ था, उसके प्रोग्राम अभी भी हम चला सकते हैं। एक बड़ा कमाल है, अगर हम 32 बिट के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें 16 बिट का हम चला सकते हैं प्रोग्राम, जो आज से इतने से पहले कुछ लिखा गया था वो भी चल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सॉफ्टवेयर भी चल जाए इस पे, तो वो चल जाएंगे। यानी प्रोसेसर की तरफ से कोई इश्यू नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम रोके तो और बात है, लेकिन प्रोसेसर की तरफ से कोई इश्यू है, वो चला लेगा उसको अभी भी। तो उस दौर में क्या होता था कि जो इनिशियल प्रोसेस थे ना, उसमें उस वक्त अभी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। उस वक्त हमने देखा था कि यार वो जो प्रोसेसर था उसमें जो ट्रांजिस्टर्स काउंट था वो तकरीबन 30,000 ट्रांजिस्टर्स थे। आजकल जो प्रोसेसर्स हैं हमारे मॉडर्न प्रोसेसर, इनमें 1 बिलियन 1 अरब ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, 500 मिलियन 1 बिलियन 1.5 बिलियन, डिपेंड कौन सा प्रोसेसर आप यूज करें, इतने हो सकते हैं इतने से एरिया के अंदर। यानी कि बंदा सोच के इधर एक परेशान होता है यार इतने से एरिया में कैसे इन्होंने डाल दिया। तो वो जो था उसमें थे 30,000 तकरीबन। तो उस वक्त प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली थी, तो वो जो आर्किटेक्चर था हमारा 16 बिट का था। जब हम बात करते हैं कि हमने कई दफा डिस्कस कर चुका हुआ है, रिपीटली करते हैं यार, जब हम कहते हैं यार 16 बिट का आर्किटेक्चर है तो उससे मुराद क्या होती है कि उसका जो डेटा पाथ है वो 16 बिट का है। डेटा पाथ 16 बिट का है, इसका मतलब डेटा बस हमारी मोस्ट प्रॉब्ली 16 बिट की होगी और रजिस्टर्स हमारे 16 बिट के होंगे। ये वो रूल है जो कि जनरलाइज्ड है, हमेशा नहीं चलता, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल चल रहा था कि यार रजिस्टर भी 16 बिट के ही होंगे अगर 16 बिट का प्रोसेसर है। अच्छा, अगर 16 बिट के रजिस्टर्स है तो इसका मतलब जो रजिस्टर्स है बेसिकली उन जब भी प्रोसेसर ने ऑपरेट करना है ना, तो एक ऑपरेंड तो उसका मेमोरी का ऑपरेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेंड मोस्ट नॉर्मली उसका रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक। अच्छा, वो जो ऑपरेंड से क्या मुराद है? ऑपरेंड से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा C = A+B, तो इनमें से ये चीज तो शायद मेमोरी में ही पड़ी हो, बी को इनमें से किसी एक को रजिस्टर के अंदर लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है। तब हम इनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं। जस्ट अभी थोड़ा सा मैं कह लेंगे एक उसका जनरल एक आउटलाइन बता रहा हूं। अच्छा, जब मेमोरी में से उठा के लाएंगे तो उसके लिए हमें कोई एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, कि कोई चीज मेमोरी में पड़ी हुई है। लेट्स से ये मेमोरी है हमारी, ये बाइट एड्रेसेबल लोकेशन है इसमें। अब जब हमने किसी जगह से कोई कंटेंट को उठा के लेना है तो हमें इसका एड्रेस बताना होगा। जो चीज एड्रेस होती है हमें पता है, सी लैंग्वेज की सेंस में उसको क्या कहते हैं, पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर हमें बताना होगा कि यार किस लोकेशन का उठा के लाना है, वो पॉइंटर हम बताएंगे, उसके एड्रेस को उठा के ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा यार ये मैंने ये 1000 में जो चीज पड़ी हुई है 0x1000 पे, इसको उठा के ले आऊं, तो मैं क्या करूंगा, एक डर्टी सा अगर कोड लिखूं इसका, तो मैं ये डर्टी सा कोड हो जाएगा इसका, शॉर्ट स्टार P = 0x1000, और मैं कहूंगा कि अच्छा शॉर्ट A = स्टार P। ये एक सी का एक छोटी सी लाइन है, असेंबली नहीं है, दिस इज सी लैंग्वेज कि सी में मैंने क्या किया कि इधर से उठा के चीज को एक ए वेरिएबल में ले आया, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स की जो असेंबली चल रही होगी, अगर इसकी मैं असेंबली देखूं तो वो ये होगा कि हो सकता है ये ए वेरिएबल जौन सा है ना, प्रोसेसर का कोई रजिस्टर है उसके अंदर पड़ा हो, और प्रोसेसर के रजिस्टर अभी हमने बताया नहीं आपको कौन कौन से हैं। जस्ट एज्यूम फॉर द टाइमिंग कि वो प्रोसेसर का एक रजिस्टर शायद AX हो, उसके अंदर चला जाए, और वो जो रजिस्टर है उसका साइज है 16 बिट्स। 16 बिट क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त रियल ऑपरेटिंग मोड की या 16 बिट के आर्किटेक्चर की। 16 बिट का आर्किटेक्चर है अगर हमारा, तो उसमें हमने कहा था रजिस्टर्स भी हमारे 16 बिट के ही होंगे। तो इसका मतलब यह कि इसके अंदर 16 बिट की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। ये तो डाटा वैल्यू थी जो हम उठा के लिया है। ये जो पॉइंटर है अभी तो मैंने एक वेरिएबल में रखा हुआ है, इन दी एंड ये भी किसी प्रोसेसर के रजिस्टर में ही पड़ा हुआ होगा। वो प्रोसेसर का रजिस्टर लेट से हो सकता है DX हो, उस DX के अंदर मैंने ये पॉइंटर रखा हो 0x1000। 0x का क्या मतलब है कि हेक्साडेसिमल की बात हो रही है। अब ये रजिस्टर भी अगर 16 बिट का है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 16 बिट में, जब तमाम 16 बिट्स 1 जोन है या हेक्सा में तमाम F हो जाए अगर, है ना, तो तमाम F होने का क्या मतलब है, F F F F। This is equivalent to saying 2⁻16 minus 1 which is 65535। इसका मतलब ये हुआ
कि मैं ये जो भी पॉइंटर है मेरा एड्रेस है ना, मेमोरी का हो सकता है, इस एड्रेस में मैक्सिमम एड्रेस क्या हो सकता है, मैक्सिमम एड्रेस इसका हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 65535, ये हो सकता है। तो 16 बिट यानी कि 16 बिट एड्रेस से मिलना है, तो 2 इतनी मैं मेमोरी एक्सेस करता हूं। ये कितनी मेमोरी बनती है आसान अल्फाज में, दिस इज 64 किलोबाइट्स। 64 किलोबाइट बड़ी कम होती थी मेमोरी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार हम ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं ज्यादा? 1 मेगाबाइट। उस दौर में 1 मेगाबाइट भी एक कमाल था, 1 मेगाबाइट की मेमोरी हम सपोर्ट कर सकेंगे। अब 1 मेगाबाइट की सपोर्ट कैसे दें इस जगह के ऊपर, ये काम था। अब 1 मेगाबाइट की अगर सपोर्ट चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मेमोरी 0 से लेकर यहां ना रुके, चलती रहे 1 मेगाबाइट तक, इसका मतलब है कि मुझे पॉइंटर का साइज भी उतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं 1 मेगाबाइट का एड्रेस रख सकूं अपने अंदर। अब 1 मेगाबाइट का एड्रेस रखने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए? दैट इज 2⁻20। 2⁻20 इज योर अप्रोक्सीमेटली 1 मेगाबाइट, ये होता है। अब इसका मतलब ये है कि अब ये 20 बिट का अगर मैंने पॉइंटर रखना है, ये जो पॉइंटर उठा के लाया था ये 16 बिट का नहीं 20 बिट का होगा तो मैं 1 मेगाबाइट की मेमोरी एड्रेस कर सकूंगा। अब 20 बिट का इसका मतलब क्या, मैं तमाम रजिस्टर्स का साइज बढ़ा दूं, 16 से बढ़ा के थोड़ा सा और बढ़ जाओ 20 बिट हो जाओ। ये वाला काम नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपके डेटा साइजेस तो उन्होंने कहा था अगर वो बाकी रजिस्टर डेटा के लिए जो डील करने 16 बिट होंगे, ये हम 20 का कर लें। उन्होंने फिर एक लॉजिकल एड्रेस की एक क्या लेंगे एक इनोवेशन की, वो ये थी, उन्होंने कहा कि यार हम अपनी मेमोरी को ना 64 किलोबाइट्स के ब्लॉक्स में तोड़ लें। ठीक है, 64 किलोबाइट्स के ब्लॉक्स में तोड़ लें। वो जो 64 किलोबाइट्स के जो यूनिट्स है ना, उनको हम उनका एड्रेस अलग से स्पेसिफाई कर दें, और वो जो 64 किलोबाइट के अंदर फिर रहे हैं उसका एड्रेस हमें अलग से बता दें। दूसरे लफ्जों में, ये अगर हमारी मेमोरी है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 मेगा तक जा रही है, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ना ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना इस तरह के, ये हर बॉक्स का साइज है 64 किलोबाइट। वो कहते हैं कि यार इस बॉक्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है ये मैं अलग से बता दूंगा, और फिर इस बॉक्स के अंदर जो फिरना मैंने वो मैं चीज अलग से बता दूंगा। एक चीज को मैं कह दूंगा बेस, दूसरी चीज होगी इसके अंदर ऑफसेट। जैसे यार रूम नंबर 8 में चौथे बेंच पे चले जाओ, है बैंक्स कह लो एक किस्म के। हाँ, वहां वो जो बैंक्स थे ना, वहां वो बैंक से इक्वली डिवाइडेड बैंक्स थे, और वो पूरी मेमोरी को कवर करते थे, और वो फिक्स थी उनकी लोकेशन। यहां फिक्स नहीं है इनकी लोकेशन। वहां मुझे पता था छठा बैंक हमेशा 256/6 पे पड़ा होगा। यहां ये जो है इनका स्टार्टिंग एड्रेस मैं इन रजिस्टर्स में रख लूंगा, ये चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्योंकि ये 6 है, तो अगर मैं कहूंगा यार 1 मेगाबाइट में 64K के कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो क्या कितने आ सकते हैं? 1 मेगा को मैं 64K से डिवाइड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो 1 मेगा क्या होता है? 1 मेगा इज इक्वल टू योर 1000 किलो। तो 1000 किलो को डिवाइड बाय 64K अगर मैं कर लूं तो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, अगर मैं इसको मैंने 1000 लिख लिया, इसको मैंने उस सेंस में नहीं लिखा, 1024 की सेंस में नहीं लिखा जो कि बाइनरी के सेंस में होता है, तो डेट इज 16 कि 64K इंटू 16 इज यूर, इतने हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जस्ट ये ले पैसे उधर से दे देना, 1500 वो ना, फिर इस तरह करो कि मेरी नीचे दराज में चाबी पड़ी है, ऊपर वाली दराज खोलो, मेरा पर्स पड़ा है, पर्स में से पैसे निकाल के दे दो, उसमें पड़ा है। ठीक है, अच्छा सॉरी। तो हमारे 1 मेगाबाइट के अंदर कितने सेगमेंट्स इस तरह के हो सकते हैं? 16 हम रख सकते हैं ना, यानी कि 16 सेगमेंट में, इक्वल सेगमेंट्स में अगर मैंने पूरे को करना है, ट्रेवर्स करना है, तो 16 में हम कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, तो जनाब होगा क्या फिर? होगा ये कि हम अब हमारा एड्रेस किस तरीके से दिया रहेगा? एड्रेस इस तरीके से दिया रहेगा, बेस कॉलन ऑफसेट। बेस से क्या मुराद है?
जब मैं कहूंगा कि बेस एड्रेस किसका है, बेस एड्रेस होगा आपके उस 64 के ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो रहेगा, इसकी बात करें तो इसका स्टार्टिंग हो रहेगा, इसकी करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो रहेगा। कुछ भी हो सकता है वो एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो एड्रेस कितने हो सकते हैं? वो एड्रेस हमारा 64K तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए अब हमें चाहिए 16 बिट्स, बेस के लिए हमें 16 बिट्स चाहिए। अच्छा, और ऑफसेट के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए? क्योंकि 64K का प्रोसेस है तो ऑफसेट ने उस 64K के ब्लॉक के अंदर चलना है, तो उसे भी 16 बिट्स चाहिए। तो 16 बिट ही मेरे ऑफसेट के लिए चाहिए। तो होगा क्या, अब मैंने अगर किसी जगह का कोई एड्रेस बताना है ना, तो मैं बताऊंगा कि बेस ये कॉलन ऑफसेट, उसके अंदर ऑफसेट वो ये है। ठीक है, तो ऐसी ये बात की जैसे हम कहेंगे यार रूम नंबर 8 बेंच नंबर 4, ये क्या हो रहेगा, इसमें रूम नंबर 8 क्या है, बेस, ऑफसेट क्या है, बेंच नंबर 4। अच्छा, लेकिन इस जगह का एक लीनियर एड्रेस भी हो सकता था। लीनियर एड्रेस क्या होना था कि जितने बेंच आज तक हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हम इनकी एक लीनियर एड्रेसिंग करते जाते हैं। जैसे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन आईडीज हैं 1 2 3 4, हर किसी की यूनिक आईडी है, किसी की ओवरलैप नहीं हो रही, कि जिसकी 300 है उसकी वो अलहदा है, चाहे वो सीएस का है, चाहे डबल ई का, चाहे फार्मेसी का, यूनिक आईडीज हैं सबकी, वो लीनियर एड्रेसेस हैं। और ये जो एड्रेसेस इस वक्त हम चला रहे हैं, या जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब हम क्या कहते हैं, वो बेस ऑफसेट मोड में जाते हैं। यार इस रूम में बेंच नंबर 4 पे इस वक्त ये वाला आईडी बैठ, तो ये इस तरह की चीज है जो कि बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स का एड्रेस भी हम 16 बिट में बता देते हैं बड़े आराम से। ऑफसेट है इनका भी बताते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक होना चाहिए जो कि अगर अभी तक नहीं पैदा हुआ, वो ये है कि यार ऑफसेट की तो बात समझ आती है कि 16 बिट का होगा। क्यों 16 बिट का होगा? क्योंकि हर ये सेगमेंट 64 किलोबाइट्स का है। 64 किलोबाइट्स का इसका मतलब इसके अंदर जो ऑफसेट होगा वो 16 बिट का होगा। ये बात तो समझ आ गई। सेगमेंट भी हम कह रहे हैं कि सेगमेंट का जो एड्रेस है ये भी 16 बिट का है, लेकिन हमने कहा कि यार ये सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट कैन द सेगमेंट कैन बी हेयर, द सेगमेंट कैन बी हेयर, द सेगमेंट कैन बी हेयर, इट कैन बी एनीवेयर। तो सेगमेंट का एड्रेस हम कैसे बता पा रहे हैं 16 बिट में? क्योंकि सेगमेंट में अगर 16 बिट में तो हम इधर तक जा सकते हैं, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। उसकी क्या साइंस की है? उसकी साइंस ये करते हैं कि हम कहते हैं कि यार जो सेगमेंट का ये बेस एड्रेस है ना, जो इसको ना हम शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 कर देते हैं जब भी हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही हम इसको शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 करते हैं तो हमारा जो 16 बिट का एड्रेस है वो कितना बन गया, 20 बिट का बन गया। और उस 20 बिट के अंदर हम ये ऑफसेट ऐड कर देते हैं, फिर ये वाला काम होता है। तो ये होता कैसे है, ये देखिए कि हमारा सेगमेंट का एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 16 या हेक्सा में 10 या लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 और उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया। जब ये काम करेंगे तो होगा क्या, सेगमेंट का रजिस्टर जब शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 किया या मल्टीप्लाई बाय 16 किया, ये 20 बिट का हो गया। इसके अंदर ये ऑफसेट ऐड करेंगे तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 20 बिट का बन जाएगा। तो वो 20 बिट का हमारे पास एक लीनियर एड्रेस आ जाएगा। वो लीनियर एड्रेस हमारा अगर पेजिंग नहीं है तो वही फिजिकल एड्रेस है, उधर से हम फिर फैच करके ले आते हैं कि उस जगह के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेगमेंट का एड्रेस है A1F0, ठीक है, अब A1F0 कहीं यहां कहीं होगा नीचे, अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑफसेट है अब 4C0। अब इससे हम कैसे बनाए अपना लीनियर एड्रेस? वो ये होगा कि आप इस एड्रेस को लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 करें, उसके बाद इसको ऐड कर दें, ठीक है। इसको सम करने से जो आपके पास आई है चीज वो आपका लीनियर एड्रेस बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये किया कि जो 16 बिट आर्किटेक्चर था इन्होंने 16 बिट के रजिस्टर ही इस्तेमाल किए, लेकिन जब मेमोरी पे जाने लगते थे तो उन्होंने जो अपना एड्रेस यूनिट था ना उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन डाल दी कि यार बेस को शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 कर लिया करना और फिर ये वाला काम कर लिया करना। इसको शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 करना वो कर ले, क्योंकि शिफ्ट लेफ्ट बाय 4 है तो इसका मतलब है कि आपका जो लोएस्ट निबल है वो 0 होगा हमेशा। तो आप खुद से 0 भी डाल सकते हैं, 0 डाल दें और ये चीज ऐड कर लें, आपके पास लीनियर एड्रेस आ जाएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल हो गया यार 28F और 30 ये कौन सा एड्रेस बनेगा, तो इसका तरीकाकार क्या होगा आपका कि आप 28F0 को 28F को लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 कर लें, तो आपके पास ये हो जाएगा 28F0 और इसमें फिर ऐड कर लें 30, तो क्या हो जाएगा 0 + 0 0 आ गया। F3 क्या हो जाएगा, F होता है 15, F होता है 15, 15 3 18, 18 हेक्सा में क्या बनता है आपका, ये 2 रिमाइंडर आ गया और ये 1 कैरी हो गया आपका, 8 और 1 9 और 2, तो ये आपका लीनियर एड्रेस बन जाता है। ठीक, तो हेक्सा के अंदर थोड़ी सी एडिशन कर लें, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आनी चाहिए मैं ख्याल में बेसिक्स ही तो आपको। और ये 0 इसलिए डाल दिया ताकि आपको ये याद रहे कि यार ये 20 बिट का एड्रेस है अब आपका। एड्रेस इस्तेमाल करने के लिए इट इज रिकमेंडेड कि आप हेक्साडेसिमल यूज किया करें, उसके अंदर ना ये वाली चीज करना आसान होती है, डेसिमल में इतनी आसान नहीं रहती। अच्छा उल्टा सवाल, अब आपको लीनियर एड्रेस दे देते हैं 28F, यही वाला नहीं, ये वाला नहीं है, कुछ और है, 28F30। अब इससे लॉजिकल एड्रेस निकालें, क्या होगा, उसी तरह ही कर लें, ये उल्टा काम कर रहे हैं हम। कैसे निकलेगा, देखो लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया ना हम लोगों ने। लीनियर अलजेब्रा क्या कहता था कि हम यूनिक सोल्यूशन पे उस वक्त पहुंचते हैं जब हमारे इक्वेशन में जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस हो। अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस चाहिए। हमारे पास इधर कितने अननोन्स हैं, हमें बेस का भी नहीं पता, यानी सेगमेंट का भी नहीं पता और ऑफसेट का भी नहीं पता, ये 2 अननोन है। इक्वेशन कितनी है, एक ही वैल्यू दे दी हुई उन्होंने उठा के, अब एक वैल्यू से हम कैसे 2 निकाल लें। तो लीनियर अलजेब्रा हमें यह भी बताता था कि अगर अननोन्स आपके ज्यादा इक्वेशंस कम है, यू कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इस चीज के आपके। क्यों, आपको कोई चीज एज्यूम करनी पड़ेगी ना कि यार अच्छा 2F3 है तो शायद दूसरा 0 0 0 होगा, लेट्स, या 2F20 है तो दूसरा 1 0 होगा। अब ये कॉम्बिनेशन जितने मर्जी बनाते रहे, खेलते रहे, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे यहां, लेकिन काफी ज्यादा बाहर फिर भी निकल ही आएंगे। क्यों इनफाइनाइट यहां क्यों नहीं हुए, क्योंकि हम इंटीजर्स में खेल रहे हैं इसलिए इनफाइनाइट नहीं हुए। अगर ये रियल नंबर्स होते तो एकदम इनफाइनाइट पे हमने चला जाना था, तो इसका रिवर्स नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इस चीज के। देखो ना चलती जा रही है, 28F30 ये 0 0, 2F210 ये भी हमने 2 डिस्कस कर लिए थे। बनाते रहो जितने मर्जी बनाते रहो, है नहीं, इसमें क्या करना है ये तो खेलते रहेंगे। तो खैर ये था हमारा क्या बोला, रियल एड्रेस मोड। उसके बाद दूसरी जो चीज आ जाती है, ये वाला मॉडल होता था, है हमारा ये जो पिछला मॉडल बताया है आपको, ये होता है जनाब हमारा रियल एड्रेस मोड के अंदर। अच्छा इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि यार सेगमेंट को हम कहां रखते हैं और ऑफसेट को कहां रखते हैं। जो सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट रखने के लिए उन्होंने स्पेशल 6 रजिस्टर दे दिए हैं हमें इंटेल वालों ने, CS, SS, DS, ES, FS, GS। ये कौन से रजिस्टर्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, जिनमें सेगमेंट का एड्रेस आपने दिया होता है। ऑफसेट हम कहां रखते हैं, ऑफसेट हम अपने रखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर में। जनरल पर्पस रजिस्टर अभी हमने बताया नहीं आपको, लेकिन वो होते हैं AX, BX, CX, DX, 8 होते हैं वो हमारे। ठीक है, तो आप प्रोग्राम कैन एक्सेस अप टू 6 सेगमेंट्स एट एनी टाइम। 6 सेगमेंट्स को तो एक्सेस कर ही सकता है एट एनी टाइम। कोड सेगमेंट क्या होगा, आपका जो कोड मेमोरी है उसका जो कोड मेमोरी होगी आपकी, वो एक कोड सेगमेंट के हिसाब से अरेंज होगी। आपकी मेमोरी में आपने कोड मेमोरी का एक सेगमेंट बनाया होगा, वो कोड सेगमेंट में आएगा। स्टैक सेगमेंट जहां आपके लोकल वेरिएबल्स या आपके जब फंक्शन कॉलिंग होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टैक में आ रही होती है वो। डेटा सेगमेंट में आपका डेटा पड़ा हुआ होगा। ये डेटा कौन सा होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल्स और बोले होंगे कहानियां इसके अंदर। और कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट्स होंगे, उसमें कुछ कॉपिंग के लिए, मेमोरी मूव्स के लिए कुछ चीजें डाली हैं, वो हम देख लेंगे क्या होती है। वही बात कि हर सेगमेंट जो सा है हमारा 64 किलोबाइट का,
तो ये थी कुछ हमारी डिस्कशन जो मिस हो गई थी। 16 बिट रियल एड्रेस मोड में 6 सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट 64 किलोबाइट का हो सकता है, और मैक्सिमम मेमोरी जो हम कर सकते हैं दैट इज 1 मेगाबाइट। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि हम बड़े हो गए, हम नहीं बड़े हुए, यानी कि प्रोसेसर बड़ा हो गया, और ये प्रोसेसर बड़ा हुआ तो 16 बिट से 32 बिट पे चले गया। क्योंकि 1 मेगाबाइट अब काफी नहीं रहा था, प्रोसेसर रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, 16 बिट के रजिस्टर काफी नहीं थे, तो 32 बिट पे चले गए। तो 85 में हम जाके 32 में चले गए। जब उधर गए तो अब रजिस्टर हमारा एकदम 32 बिट का हो गया, तो अब हम क्यों 20 बिट के अंदर खेले, हम 32 बिट की क्यों ना पूरी एड्रेस स्पेस करें। तो 32 बिट की जब पूरी एड्रेस स्पेस लीनियर है तो 2^32 4 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी हम कर सकते हैं। बड़ी बात होती थी 85 में 4 गीगाबाइट की बात करना। ये ऐसे ही जैसे आजकल हम बात करेंगे यार मेरे लैपटॉप में तो 4 टेराबाइट मेमोरी है ना, अजीब सी लगी ना बात, टेराबाइट। क्योंकि अभी तो हमारी हार्ड डिस्क 4 टेराबाइट नहीं लगी हुई इसके अंदर, तो मेमोरी की बात करें यार 4 टेराबाइट। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग 10-20 साल बाद खड़े होकर यहां कहीं पढ़ा रहे होंगे किसी को, या कुछ और कहीं काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त हो सकता है आपके जो लैपटॉप्स वगैरह में या जो भी वो सिस्टम्स होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि लैपटॉप आज 30 साल पहले लैपटॉप उस वक्त नहीं वजूद रखता था लेकिन लैब्स में होता था, इस तरह कॉमन नहीं, तो उस वक्त कोई और चीज होगी, तो शायद 4 टेराबाइट की हो आपके पास भी मेमोरी। तो एनीवेज, तो उस वक्त 4 गीगाबाइट की मेमोरी भी बहुत समझी जाती थी, और ये एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू अप टिल 4 गीगाबाइट। सेगमेंट्स का उन्होंने कहा कि यार फ्लैट मेमोरी मॉडल के अंदर सेगमेंट्स का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तमाम सेगमेंट्स जो थे ना, CS, DS, ES, FS, GS, सारे के सारे हमने कहा इसी लीनियर स्पेस के ऊपर है, एक ही जगह के ऊपर है सारे। असेंबली के अंदर जब आप इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो उसके अंदर हम ये फ्लैट मॉडल ही यूज करेंगे, इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। तो डॉट मॉडल फ्लैट का एक डायरेक्टिव होगा, वो हम यूज किया करेंगे। अच्छा, ये जो लीनियर एड्रेस होता है ना, ये जो बनता है लीनियर एड्रेस, इसके अंदर तो होता ही लीनियर एड्रेस है। जो पिछला अभी हमने मॉडल देखा था उसमें एक और एड्रेस भी था, वो कौन सा था, लॉजिकल एड्रेस, मिटा दिया जो मैंने, उसमें लॉजिकल भी था, वो लॉजिकल लीनियर बनता था। इसमें लीनियर बना बनाया मिल जाता है हमें, क्योंकि इसमें लॉजिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जो लीनियर एड्रेस है इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। वर्चुअल मीन जैसे वर्चुअल रियलिटी होती है, नॉट एक्चुअल, नॉट रियल बट वर्चुअल, फिक्टिशियस कह जो भी है। तो वर्चुअल एड्रेस है, तो मेमोरी की सेंस में वर्चुअल एड्रेस से मुराद है कि ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है वो लीनियर एड्रेस, वो मेमोरी का फिजिकल एड्रेस नहीं है कि मेमोरी में अगर हम उस एड्रेस पे चले जाएं तो वहां वो डाटा पड़ा होगा, नहीं, दिस इज अ वर्चुअल एड्रेस। होता क्या है कि हमारे सिस्टम्स के अंदर, इनमें 16 बिट वालों में तो नहीं था शुरू में, फिर जो 32 बिट के आ गए थे, और 16 बिट के भी शायद आखिर में जाके एक और चीज आ गई जिसे बोलते थे पेजिंग, पेज मेमोरी। तो पेजिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था। पेजिंग में ये होता है कि आपकी जो सी मेमोरी होती है ना, उसे कुछ, जैसे आपकी बुक है उसको पेजेस में तोड़ा हुआ है, पेज 1 2 3 4 5 6 जो भी है, इस तरह हम मेमोरी भी जो सी होती है हमारी, उसको भी हम पेजेस में तोड़ लेते हैं, और वो पेजेस का साइज हम भी बता सकते हैं, लेकिन इन जनरल वो 4 किलोबाइट लेट से कह सकते हैं आप होता है। तो जितनी भी आपकी फिजिकल मेमोरी है 4 किलोबाइट्स के पेजेस में टूटी हुई होती है, और आप उन 4 किलोबाइट्स के पेजेस को आप अपनी रैम के अंदर लेके आए होते हैं, ठीक है। तो पेजिंग यूनिट क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है इस लीनियर या वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। वो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एक्चुअली होता है उस जगह का रियल एड्रेस, ठीक है। दोबारा देख लें अगर ये चीज कंफ्यूज कर गई है, वो ये कि हम जब कहते हैं ना कि आपके सामने देखें, एक होता है कि यार मेमोरी कितनी एड्रेसेबल है, 4 गीगाबाइट, या ये जो सिस्टम्स है अब इसमें कितनी एड्रेसेबल है, इनमें हो सकती है कुछ टेराबाइट्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये मेमोरी जिसे मेमोरी कहते हैं, और दूसरी वो चीज जो कि हम टर्म्स यूज करते हैं, कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, ये दो चीजें होती है ना हमारे मोबाइल के अंदर भी। मोबाइल में आपका वो होती है कि क्या स्टोरेज एरिया कितना है, बताते हैं 16 GB है, 32 GB है, ऐसे ही होती है ऑप्शंस।
जो आजकल हुआवे के और नेक्सस या जो भी है आईफोन वगैरह के मॉडल हैं कि 128 GB भी होती है। और एक चीज होती है रैम कितनी है, 2 GB है, 4 GB है, 6 है, 8 है, इतनी हो जाती है। ये तो लेता चीज, दोनों चीजें मेमोरी है, दोनों चीजें लॉजिकली स्पीकिंग मेमोरी है, लेकिन एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या है, जब लाइट गई तो वो इंफॉर्मेशन भी लूज हो गई। तो वोलेटाइल मेमोरी में क्या आती है, रैम आती है आपकी। अब रैम फॉर एग्जाम्पल मेरे इस पीसी, अगर मैं अपने की बात करूं 8 GB गैस में लगी हुई, और फिर हार्ड डिस्क है इसके अंदर, वो है नॉन वोलेटाइल, एनवी भी हम कहते हैं। तो हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मेरी कितनी फॉर एग्जाम्पल लगी हुई है, ये 500 GB की लगी हुई है। अब होता क्या है कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता ना, तो प्रोग्राम करते मुझे इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती कि यार फिजिकल मेमोरी से भाई उठा के लाना, वो जो 4 बाइट गीगाबाइट है ना, उधर से वो पड़ा हुआ है, वो जो गाना प्ले करने जा रहे हो ना उधर पड़ा हुआ है, उधर से उठा के ले आओ। यार नहीं यार, वो इंफॉर्मेशन है रैम की इस बाइट में पड़ी है, इधर से उठा के ले आओ, कुछ भी नहीं होता। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, हमारी सिंपल एक एड्रेस होता है। वो चीज किस तरीके से पॉसिबल है, वो चीज इस तरीके से पॉसिबल है कि ये जो मेमोरी है ना, ये पेजेस में तोड़ी हुई है, 4-4 किलोबाइट के ब्लॉक्स में, फॉर एग्जाम्पल, ऊपर नीचे हो सकता है साइज का, लेकिन 4-4 किलोबाइट के ब्लॉक में तोड़ा हुआ। जो चीज यूज में होती है ना, हम उन पेजेस को उठा के इस रैम में ले आते हैं। ठीक है, आपके लिए, प्रोग्रामर के लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोग्रामर को नहीं पता होता ये सिस्टम पीछे से काम कर रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंजंक्शन विद द माइक्रो प्रोसेसर ये वाला काम कर रहा होता है। तो देखते हैं जिस चीज की जरूरत है उसको उठा के इधर ले आते हैं। तो होता क्या है, प्रोग्रामर जिसमें काम कर रहा था, प्रोग्रामर काम कर रहा होता है इस लीनियर एड्रेस में। उस लीनियर एड्रेस को कोई पता ही नहीं होता कि यार वो एड्रेस इस जगह का है कि इस जगह का है। उसे इस तरह लगता है कि सारी चीज रैम में पड़ी हुई है, हालांकि रैम तो छोटी थी है और हार्ड डिस्क बड़ी थी, लेकिन पीछे साइंस क्या होती है, जो चीज यूज में होती है ना उसको उठा के इधर ले आता है, उसके एक चंक को ले आता है। फिर इसमें सवाल पैदा होता है कि यार अगर जो चीज नहीं पड़ी तो फिर क्या होता है। तो एक ना एक्सेप्शन जनरेट होती है, उसको पेज फॉल्ट, एक होता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट एक जनरेट होता है और वो क्या करता है कि यार मौजूद नहीं है, प्रोग्राम को रोकता है। आपको नहीं पता चलता कि प्रोग्राम रोक गया, रोक के हार्ड से उठा के पेज उठा के ले आएगा। अच्छा यहां लेके आ गया तो किस जगह रखेगा, शुरू में तो चलो जगह खाली है, जब भर गई है फिर क्या करेगा, वो क्या करता है जो लीस्ट यूज होता है, जो सबसे आखिर में यूज किया था कभी, जो सबसे आखिर नहीं करना चाहिए, जो सबसे पहले कभी यूज किया था उसको निकाल देता है बाहर और नया पेज उठा के उस चीज ले आता है। फिर दोबारा कभी पेज फॉल्ट हो, फिर जो उसके बाद जो दूसरा सबसे पहले यूज किया था उसे निकाल देगा और नया लेगा। तो इस तरीके से ना ये पेजिंग क्या करती है, इधर से उठा के चीजें उठा के लाती रहती है और निकालती रहती है। बल्कि अगर ये टॉपिक तो बाद में आना था, ये मैंने पहले इसलिए पढ़ा दिया कि इस जगह यूज हो रहा था, ये है पेजिंग। तो ये वाला काम होता है कि आपकी जो प्रोग्राम है उधर से उठ के मेन मेमोरी में आता जा रहा है, और हर प्रोग्राम ने जो मेमोरी यूज करनी है उसको पेजेस में तोड़ा हुआ है। तो एक पेज इसका पड़ा हुआ है, एक इसका पड़ा हुआ है, इस तरह पड़ा हुआ। तो ये हार्ड डिस्क साहब से जनाब उठ के आते जा रहे हैं, जो चीज यूज नहीं हो रही वापस हार्ड डिस्क में चली जाती है, जो यूज करनी पड़ी उसको उठा के दोबारा लोड कर लेते हैं। तो आप देखें एट एनी गिवन मोमेंट, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने फायरफॉक्स चलाया हुआ है और फायरफॉक्स साहब ने इस वक्त, फायरफॉक्स नहीं क्रोम चल रहा है, और क्रोम ने ना इस वक्त तकरीबन कोई 7 GB खाई हुई है मेमोरी मेरी, और फिर क्रोम के अलावा और भी चीजें जो कि चल रही हैं वो भी चाहिए। तो क्रोम अब पूरा पूरा इस वक्त मेरा रैम में नहीं पड़ा हुआ, क्रोम के कुछ टैब्स जो से हैं वो मेन मेमोरी में पड़े हुए, और क्रोम के कुछ टैब्स जो मैंने यूज नहीं किए हुए वो हार्ड डिस्क में उसने डंप किए हुए, कह लें पेजिंग की हुई उसकी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मैं उसको जाकर क्लिक करूंगा उस मेमोरी में, वो चुप करके ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही उठा के लोड कर लेगा। देखा नहीं बात, खुलने में टाइम लगता है, अगरचे वो चीज लोड हुई होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। वो क्या हो रहा है, वो उठा के लेके आ रहा होता है इधर। तो ये काम होती है, तो ये पेजिंग है। तो होता क्या है, तो एज अ प्रोग्राम इज रनिंग द प्रोसेसर ट्रांसलेट द लीनियर एड्रेस, हमारा वर्चुअल एड्रेस भी है, लीनियर वर्चुअल एड्रेस ऑन टू रियल मेमोरी, और रियल मेमोरी को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये वाला काम कौन करता है, पेजिंग करती है ये वाला काम। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में भी या पेपर वगैरह में अक्सर आता होता है। तो अगर जस्ट हम इसको फॉर्मली अगर इस टॉपिक को लगे हाथ तो क्लोज कर ही रहे हैं, बजाय के बाद में फिर बढ़ने के हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो पेजिंग करती क्या है, ये लीनियर एड्रेस स्पेस को
डिवाइड कर देती है पेजेस में। उन पेजेस का साइज 4 किलोबाइट भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इन जनरल अगर आपने छेड़छाड़ नहीं की, दैट इज 4 किलोबाइट। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेन मेमोरी फॉर पेजेस, पेजेस कैन स्प्रेड ऑल ओवर मेन मेमोरी। और ये जो पेजेस है डिफरेंट प्रोग्राम्स के, जरूरी नहीं कि एक ही प्रोग्राम के हो, क्रोम के भी हो सकते हैं, पावर पॉइंट चल रहा है इसके भी कुछ पेजेस होते हैं, मल्टीपल चीजों के हो सकते हैं। और अगर ये मेमोरी हम पूरी की फिल कर लें तो क्या हो रहेगा कि वो पेजेस को हम फिर ऑफलोड हार्ड डिस्क में करते जाते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, आपको नहीं पता चल रहा होता है। ये सारी काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्चुअल मेमोरी मैनेजर होता है, वीएमएम बोलते हैं इसको। वो क्या करता है, उसने ना एक इंडेक्स बनाया होता है टेबल्स का, वो उसमें सारा होता है। अच्छा, जैसे वो नहीं एक बैठा होता है, कोई मैनेजर बैठा हो या कोई मंडियों में जाए तो आरती बैठे हो, अच्छा यार ये बोरी आ गई है, इसका रिकॉर्ड रख लिया, अच्छा ये उधर गई है, इसका रिकॉर्ड इसमें। तो ये मैनेजर भी यही काम कर रहा है। अच्छा यार ये वाला पेज इस मेन मेमोरी में पड़ा है और ये वाली चीज इधर पड़ी है, तो जब भी कभी आती है ना पेज की रिक्वेस्ट, वो उसके पास देता है, अच्छा इधर पड़ी है, ठीक है उधर रेफर हो गई, नहीं तो उठा के हार्ड डिस्क से उठा के ले आता। तो ये इसका काम है वर्चुअल मेमोरी मैनेजर का, कि मैनेज द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पेजेस, इसने ये वाला काम करना है। सो एज द प्रोग्राम इज रनिंग, सीपीयू डज द एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सीपीयू कर रहा होता है काम, ठीक है। ये प्रोसेसर में सपोर्ट होती है, प्रोसेसर को सपोर्ट करना होता है पेजिंग को। और फिर इसमें एक टर्म होती है पेज फॉल्ट, ये भी बात का पूछ लेते हैं पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज फॉल्ट उस वक्त होता है, एक एक्सेप्शन जनरेट होती है, सीपीयू जनरेट करता है, कब, जब उसे पेज मेमोरी में नहीं मिलता। और जैसे इंटरप्ट नहीं होती, एक्सेप्शन इज जस्ट लाइक एन इंटरप्ट, यू कैन से इंटरप्ट। बट ये एक्सेप्शन क्या होती है, इंटरप्ट होती थी कोई एक्सटर्नल इवेंट उसको करवा रहा होता था, एक्सेप्शन क्या होती है, कोई इंटरनल इवेंट होता है जो कि उस चीज को करवा रहा होता है, ट्रिगर करवा रहा होता है। तो एक एक्सेप्शन जनरेट होती है फ्रॉम विद इन द प्रोसेसर, जो कि क्या कहती है कि अच्छा ये चीज यहां नहीं पड़ी है, तो एक्सेप्शन जनरेट कर दी। फिर उस एक्सेप्शन का एक हैंडलर होता है जो कि वो इस वीएमएम साहब के पास जाता है कि भाई ये नहीं पड़ा, क्या करें। वो कहता कोई मसला नहीं, उठा के ले आओ हार्ड डिस्क से, इधर लोड कर। तो ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो पेजिंग वन लाइनर में क्या करती है, लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है, ठीक है। नंबर 2, पेजिंग को अनेबल और डिसेबल भी हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे इन ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग अनेबल्ड होती है, लेकिन अगर हमने कोई अपना ओएस है, कोई और कस्टमाइज कर रहे हैं, तो उसमें अनेबल डिसेबल कर सकते हैं इसको। वापस चले जहां से आए थे हम, कितना चीजें छोड़ के बीच में हम आए, क्यों, क्योंकि आखिर में पेजिंग आ गई थी, इसलिए हमने सारा काम किया। आगे चलते हैं इससे। प्रोग्रामर का व्यू क्या है जी, फ्लैट मेमोरी। दोबारा रिवर्टिंग बैक टू ओरिजिनल वेरी ऑफ फ्लैट मेमोरी मॉडल डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हम पेजिंग पे चले गए, दोबारा हम फ्लैट मेमोरी मॉडल पे आ गए। इसमें होता क्या, तमाम सेगमेंट्स का बेस एड्रेस सेम होता है, ठीक है। और वो क्या सेम एड्रेस होता है, 0। जितने भी सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ना, CS, GS, SS, इन सब में सेम चीज पड़ेगी, और सेम चीज क्या, 0 स्टार्टिंग एड्रेस 0। अच्छा, और क्या जनाब हालात है, और इसमें हालात ये है, अच्छा ये सेगमेंट रजिस्टर अभी भी 16 बिट के ही हैं, ठीक है। 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर 6 ही है, 16 बिट के ही है, लेकिन अब ये क्या है कि वहां वो होते थे डील कर रहे थे तो 1 मेगाबाइट की स्पेस में फिर रहे थे, अब ये पूरी की पूरी 32 बिट की मेमोरी स्पेस में फिरेंगे, और इनका एड्रेस सेम पड़ा होगा, स्टार्टिंग एड्रेस जो इन सब में वैल्यू सेम पड़ी होगी, जो कि 0 है। अच्छा, फिर कुछ और चीजें आती हैं। ऑफसेट्स अब किस, ऑफसेट्स तो हमने बताया था हमारे जनरल रजिस्टर में पड़े होते हैं, जो ऑफसेट्स होते हैं, मसलन जो प्रोग्राम काउंटर का ऑफसेट होता है, उसे हम एनहांस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, वो उसमें क्या होता है, हमारा अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ होता है। फिर ESI और EDI रजिस्टर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें डेटा के एड्रेसेस होते हैं। बात अरेज को कॉपी कर रहे हो ना, सोर्स और डेस्टिनेशन को कॉपी करिए, स्ट्रिंग्स कॉपी हो रही है, ये यूज कर रहे हैं। फिर तरह ESP और EBP, ये जिन भी रजिस्टर के साथ शुरू में E लिखा हुआ आ रहा है ना, E का मतलब है कि 32 बिट की बात हो रही है, रूल ऑफ थंब। E का मतलब है 32 बिट की बात हो रही है, और अगर R लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि 64 बिट की बात हो रही है। और अगर कुछ भी लिखा ना नजर आए तो फिर 2 चीजें हैं जिसको हम देखेंगे, वो 2 चीजें हैं। तो अभी तो E की बात हो रही है, 32 बिट की बात हो रही है। तो जितने भी रजिस्टर्स हैं ये वाले 32 बिट के, ये वाले 32 32 32 32, और ये सेगमेंट रजिस्टर्स ये 16 बिट के ही है। कौन E
तो एक प्रीफिक्स है जो कि बताता है कि यार 32 बिट के रजिस्टर की बात हो रही है. लेट्स कॉल इट एनहांस्ड कैलेंडर. लेट्स आई इज फॉर इंस्ट्रक्शन, पी फॉर पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, दो रेज है तो एक सोर्स अरे है तो उसका कोई इंडेक्स होगा, डेस्टिनेशन उसका इंडेक्स होगा. वो रेज भी हो सकती है, दो सी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स भी हो सकती है. स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, ये स्टैक से रिलेटेड है कि स्टैक के फ्रेम के लिए बेस और ये स्टैक का पॉइंटर. ठीक है. अच्छा, अरे फ्लैट मॉडल कौन सा है ना, इसकी भी ना थोड़ी सी अगर बहुत शरई मसलों में पड़ जाए तो इसकी भी दो किस्में होती हैं. फिर एक को हम कहते हैं बेसिक फ्लैट मॉडल. क्या बेसिक फ्लैट मॉडल वही है जो कि अभी हम पढ़ के हटे. क्या कि तमाम सेगमेंट्स पूरी की पूरी स्पेस को एड्रेस कर रहे हैं, 4-4 गीगाबाइट को, तमाम के शेयर में 0 पड़ा हुआ. ये बेसिक मॉडल है आपका. इससे होता क्या है, तमाम मेमोरी स्पेस फ्लैट है. फ्लैट से क्या मुराद है कि मैंने आपका यार रोल नंबर 733 आ रहा है, आ गया 53 आ रहा है, ये सबको मैं किसी को भी उसका एड्रेस बताऊंगा, उस बंदे को कॉल कर लूंगा. तो प्रोग्रामर की जिंदगी थोड़ी सी आसान होती है इसमें. अच्छा, इसको ये लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, बेसिक जो फ्लैट मॉडल होता है इसको, इसमें क्या करते हैं कि यार ये दो जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, वो क्रिएट करते हैं. दो क्यों क्रिएट करते हैं, हमारा जब भी प्रोग्राम चलेगा उसका कोई प्रोग्राम मेमोरी का सेक्शन होगा, उसका कोई डेटा मेमोरी का सेक्शन होगा. ठीक है, तो हमें एक सेगमेंट चाहिए होता है कोड मेमोरी के लिए, एक सेक्शन चाहिए होता है हमें डेटा के लिए, तो हम इसलिए दो क्रिएट कर लेते हैं. अच्छा, कर तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो एक जगह डील कर रहा दूसरा दूसरी जगह डील कर रहा, ऐसा नहीं है. एक ही मेमोरी के अंदर वो ओवरलैप कर सकते हैं और पूरी की पूरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. जस्ट ये कह लें कि सीमलेस आर्किटेक्चर बनाने के लिए कि यार कि एक कोड हम उसमें चलाना चाहें या दूसरे में चलाना चाहें, हम चला सकें, कोई हमें स्पेशल चेंज ना करना पड़े, इसलिए हमने ये दो क्रिएट किया. अच्छा, इन मॉडल्स में जो EEPROM होती है, जो प्रोग्राम रिलेटेड स्पेस होती है, वो टॉप पे होती है पड़ी है. जो आखिरी एड्रेसेस होते हैं FFFF0 वगैरह इधर से शुरू होती है, और जो डेटा होता है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था. ठीक है. तीसरी एक और क्या बात होती है, इसमें मेमोरी लिमिट की कोई वो नहीं होती, एक्सेप्शन नहीं जनरेट होती. फॉर एग्जाम्पल 4 गीगाबाइट एड्रेस हो सकती थी, सिस्टम में कितनी मेमोरी लगी हुई है, 2 गीगाबाइट. तो अगर मैंने 3 गीगाबाइट का कोई मैंने एड्रेस बनाया है, उसके ऊपर ये कोई एक्सेप्शन वगैरह जनरेट नहीं करेगा. ठीक है, चुप करके बस संभाल है. हाँ, 4 गीगा से ऊपर वाला काम करने लगा उस पर जरूर करेगा, लेकिन फिजिकल मेमोरी मेरे पास 2 गीगा थी, तो 2 से 4 के दरमियान का कोई एड्रेस आता है, उसके ऊपर इसने कोई एरर नहीं जनरेट करना कि यार ओ भाई किधर जा रहे हो, इस तरह कुछ काम नहीं करना. ये बेसिक का एक है कहानी. ये इसकी वही सेगमेंट्स एक्सेस लिमिट, कि इसमें जो लिमिट है वो 4 गीगा से ऊपर के हिसाब से तो की हुई है, उसके बीच में फिजिकल और वो वाली कोई लिमिट नहीं है. तो ये देखें, ये कोड है, ये डेटा और स्टैक है. अगर ये मेमोरी प्रेजेंट नहीं है और इधर का कोई एड्रेस देते हैं तो इसके ऊपर इसने कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करनी. फिर एक इसी की एक थोड़ी सी दूसरी थोड़ी सी होती है टाइप, होती है प्रोटेक्टेड फ्लैट मॉडल. उसमें क्या होता है, वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, सिर्फ जो एक फर्क आ गया वो ये आ गया कि अब ये कोई एड्रेस देंगे जो कि प्रेजेंट नहीं है आपका, तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा करेगी एक आपकी, कहेगा ओ भाई ये क्या कर रहे हो, ये काम ना करो. नाम क्या, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं कुछ बेसिक किस्म की, कोई बहुत अखीर किस्म की तो नहीं दे रहे, लेकिन बेसिक किस्म की प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ये ना कि गलत मेमोरी में हम फिर मारते रहे और प्रोग्राम हमारा चलाना है और हमें समझना है कि हो क्या रहा है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की प्रोटेक्शन. तो ये होता है, तो फ्लैट मेमोरी मॉडल में एक बेसिक होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है. ठीक है, ये बस याद रखें. तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया जनाब रियल एड्रेस मोड और फ्लैट में हमने देख लिया बेसिक और प्रोटेक्टेड, और तीसरे पे हम आने लगे हैं जो कि है प्रोटेक्टेड मोड आर्किटेक्चर. बेसिकली ये जो पिछला था ना प्रोटेक्टेड फ्लैट, ये बेसिकली मिक्स था किसका, फ्लैट का, और ये जो तीसरी मोड है इसका एक बीच की शक्ल थी. प्रोटेक्टेड मोड आर्किटेक्चर क्या है, ये एक थोड़ा सा स्टाइलिश चीज है. ये क्या करता है, अरे याद रखने की बात है, जो हार्डवेयर के अंदर चीजें थी ना वो वैसी की वैसी चल रही हैं. रियल एड्रेस मोड के अंदर सेगमेंट्स 6 रजिस्टर थे और 6 के 6 16 बिट के थे. फ्लैट में भी वो 6 ही थे, 16 बिट के थे. इधर भी वो 6 ही है, 16 बिट के ही है.
डेटा रजिस्टर्स वो रीगल एड्रेस मोड में जाके वो डेटा रजिस्टर आपके 16 बिट के होते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर वो 16 बिट के हिसाब से। उसके बाद जितने भी हैं फिर 32 बिट के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 32 बिट के होंगे आपके डेटा रजिस्टर्स, यानी कि ऑफसेट जो सा आपका पड़ा होगा वो 32 बिट में पड़ा होगा, सेगमेंट्स आपके 16 बिट के। तो ये चीजें तकरीबन सेम चल रही हैं। फर्क क्या आता है उनके इस्तेमाल के ऊपर आ रहा होता है। इसमें लॉजिकल एड्रेस किस तरीके से बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रीगल एड्रेस बोर्ड में था बन रहा, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहां तक तो चीजें ठीक है कि सेगमेंट्स, अच्छा एक तो अब यहां हम सेगमेंट रजिस्टर नहीं कह रहे, अब इनको बोल रहे सेगमेंट सिलेक्टर, एसएस। उसी चीज को हमने नाम एक दूसरा दे दिया सेगमेंट सिलेक्टर का। ऑफसेट हमने बता दिया 32 बिट का, उसके ऑफसेट के ये रजिस्टर्स हैं 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं होता, अलग से रजिस्टर होता है। तो 8 जनरल पर्पस रजिस्टर और 9th ये है। अच्छा, इसमें इसकी अगर मैं कहूंगा बेसिक एक डायग्राम बनाए कि कैसे फंक्शनिंग है इसकी, तो वो ये वाली डायग्राम बनेगी, वो वाली ये वाली आप बनाए कि लॉजिकल एड्रेस मिलेगा, सेगमेंट ट्रांसलेशन क्या करेगा उस लॉजिकल एड्रेस से बनाएगा लीनियर एड्रेस, पेजिंग यूनिट उस लीनियर एड्रेस को बनाता होता है फिजिकल एड्रेस। दिस थिंग इज रिलेटेड टू सेगमेंटेशन, दिस थिंग इज रिलेटेड टू पेजिंग। तो याद करेंगे हमने जब लेक्चर आज का शुरू किया था तो हमने जो कहानी शुरू की थी ना वो कुछ इस स्लाइड से की थी कि मेमोरी मैनेजमेंट फैसिलिटीज फॉर एफिशिएंट लैंग्वेज इंक्लूड सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। सेगमेंटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, पेजिंग अलग कॉन्सेप्ट है। पेजिंग एक ऐसी चीज है जो अनेबल डिसेबल हो सकती है, सेगमेंटेशन अनेबल डिसेबल नहीं हो सकती, ये होती है। सिर्फ ये होता है कि अब आप यूज कौन सी कर रहे हैं। फ्लैट में सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करी होती है, लेकिन तमाम इन एक्चुअल नहीं होती वो, क्योंकि सब में 0-0 होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती रहती है। तो सेगमेंटेशन है चीज और एक है पेजिंग। अभी हम बात सेगमेंटेशन की करें, पेजिंग तो हमने बता दी है। जब भी मैंने पेजिंग करनी होगी मैं पेज ट्रांसलेशन यूनिट एक डाल दिया करूंगा, जो कि क्या किया करेगा, लीनियर एड्रेस को फिजिकल में निकाल दिया करेगा। लेकिन ये लीनियर एड्रेस कहां से बनता है, लॉजिकल एड्रेस से बनता है। लॉजिकल से लीनियर एड्रेस में हमें चाहिए होती है सेगमेंट ट्रांसलेशन। जब रियल एड्रेस मोड थे वहां भी हमें चाहिए थी, और जब इस मोड में तो यहां भी चाहिए। कहां नहीं चाहिए, फ्लैट मेमोरी मॉडल में। फ्लैट मेमोरी मॉडल में कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि तमाम सेम पे ही होते हैं मैप, तो उसमें ये नहीं चीज एग्जिस्ट करती। उधर लॉजिकल एड्रेस इज द सेम एज लीनियर एड्रेस, लेकिन जो पहली मोड और ये तीसरी मोड इसमें सेगमेंट ट्रांसलेशन होती है। एक बात। दूसरा जो कि यहां नहीं लिखी वो ये कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, इसे हम कहते होते हैं फार पॉइंटर। अब सी लैंग्वेज C++ में ना पॉइंटर्स पढ़ाते हुए आप लोगों का भी बताया नहीं, कभी हम क्योंकि हमने सिस्टम प्रोग्रामिंग उतना की नहीं, तो ना पॉइंटर्स या एड्रेसेस जो होते हैं ना दो किस्म के हो सकते हैं, नियर पॉइंटर्स और फार पॉइंटर। नियर पॉइंटर जब हम जिस सेगमेंट में काम करें उसी के अंदर का कोई एड्रेस बता रहे, जैसे मैंने नियर पॉइंटर कहना यार 300 किधर है, अच्छा जी ये 300 है, लेकिन अगर मैंने कंप्लीटली स्पेसिफाई करना तो मैं लिखूंगा AUIC -B डैश और कर कला के, वो पूरा एक लॉजिकल एड्रेस होगा, ठीक है, या एक कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई हुई है। लेकिन अगर मैं 320 कह दूं तो एक नियर पॉइंटर इस क्लास के अंदर की ही बात कर रहे हैं। तो नियर पॉइंटर क्या होता है, उसमें आपका जो एड्रेस का एक ही पार्ट होता है और नॉर्मली रेफर कर रहा होता है कि जिस सेगमेंट के अंदर आप खेल रहे हैं उसके अंदर की बात हो रही है। फार पॉइंटर में क्या होता है, फार पॉइंटर में आपको सेगमेंट भी बताना होता है, ऑफसेट भी बताना होता है, दोनों चीजें बतानी होती है। नियर पॉइंटर में आपको सेगमेंट बताने की कोई जरूरत नहीं होती, उधर सिर्फ आप ऑफसेट बताते हैं नियर पॉइंटर में। फार पॉइंटर में सेगमेंट भी बताएंगे, ऑफसेट भी बताएंगे। तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये भी बात करते हैं कुछ इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है, यार फार पॉइंटर क्या होता है, नियर पॉइंटर क्या होता है, तो इस तरीके से आता है। तो खैर ये तो एक साइड से आगे चीज। अच्छा, सेगमेंट यूनिट क्या करेगा, लॉजिकल को ट्रांसलेट करेगा लीनियर में। किस तरीके से, अब इसका आसान तरीका नहीं है। जो रियल एड्रेस मोड में देखा था ना उसमें बड़ा आसान तरीका था, यार शिफ्ट लेफ्ट में 4 करो, उसमें ऑफसेट ऐड करो, एड्रेस बन जाएगा, लीनियर एड्रेस बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कुछ, अब पूरी एक साइंस होगी। वो क्या है कि एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल होगा जिसे बोलते हैं SDT, एक SDT होगा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लीनियर एड्रेस जनरेट करेंगे। अब उसकी क्या साइंस है वो भी हम देखते हैं वो क्या है। अब ये इसका सादा सा काम नहीं है कहने का मतलब ये है।
तो लॉजिकल एड्रेस में हमने स्पेसिफाई क्या करना है, ऑफसेट और सेगमेंट सिलेक्टर, एसएस और ऑफसेट, ये दो चीजें बतानी है। तो होगा क्या, सेगमेंट जो ट्रांसलेशन यूनिट है वो इससे निकाल के एक लीनियर एड्रेस बनाएगा, जो कि अगर पेजिंग हो रही है तो वो पेजिंग उसको फिजिकल बना देगा, नहीं तो वही चीज फिजिकल एड्रेस बन जाएगी। तो ये जो हमने कहा कि सेगमेंट यूनिट ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू लीनियर एड्रेस यूजिंग अ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल, तो ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल होता क्या है? तो जनाब, वेन एवर वी आर ऑपरेटिंग इन प्रोटेक्टेड मोड, प्रोटेक्टेड मोड क्या है? प्रोसेसर की ऑपरेशन मोड। एक तो मेमोरी मोड है, एक हमने देखा था प्रोसेसर की ऑपरेशन मोड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो प्रोसेसर है, इस वक्त जो मैं प्रेजेंटेशन ये चल रही है, ये प्रोटेक्टेड मोड में चल रही है। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि एक प्रोग्राम की मेमोरी कोड स्पेस प्रोटेक्ट की होती है दूसरे जो और पैरेलल में प्रोग्राम चल रहा है उससे। किस तरह प्रोटेक्ट की होती है कि अगर उधर मैं जाके छेड़छाड़ कोई करता हूं, जानबूझ के कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूं, यार उस एड्रेस पे जाके लिखूं जिसपे इस वक्त क्रोम चल रहा है, मुझे जाने नहीं देगा, ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, एक्सेस डिनाइड या कुछ इस तरह का आ जाएगा, भाई किधर जाने की कोशिश करो, कोई नहीं, तो लोकलाइज करेगा, मुझे अपने डब्बे में खेलने में कहेगा यार ये कमरा तुम्हें दे दिया, इसी में खेलो, दूसरे कमरे में नहीं तुम जा सकते। दिस इज प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि कभी आपका प्रोग्राम कभी मस्ती करे, जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है तो आप उसको दोबारा चला लेते हैं। पहले क्या होता था जब प्रोटेक्टेड मोड नहीं होती थी, सिंपल फ्लैट मेमोरी मॉडल या वो दूसरे होते थे, उसमें क्या होता था पूरा सिस्टम बैठ जाता था। एक प्रोग्राम क्रैश हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम की वार लग जाती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता था। इमेजिन करोगे यार क्रोम क्रैश हुआ और आपकी विंडोज भी रीस्टार्ट हो गई, ये वाले हरकतें होती थी पहले। प्रोटेक्टेड मोड ये क्या करता है, बचाता है। किस तरीके से बचाता है वो ये हम देख रहे हैं कि यार जितनी भी मेमोरी एक्सेसेस होती है ना, वो ये नहीं कहता यार बस डायरेक्टली एक्सेस करो, नहीं, वो अब एक बीच में ना एक मैनेजर बैठा दिया इन्होंने। वो क्या होता है कि वो कहता है जितनी भी मेमोरी होंगी या तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टेड जीडीटी से होगी या ऑप्शनल होता है लोकल डिस्क्रिप्टेड। तो दो टेबल्स होते हैं, जीडीटी ग्लोबल और एक लोकल। इन टेबल्स के अंदर वो जो सेगमेंट्स थे जो भी हमने बताए उनकी एंट्रीज पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, और वो जो सेगमेंट्स होते हैं ना, अब वो सेगमेंट्स ना सिंपल एड्रेस नहीं बता रहे होते, वो और भी चीजें बता रहे होते हैं। वो ये बता रहे होते हैं कि यार ये मेमोरी है किसकी। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में अगर बने हुए ना अकाउंट्स बने हुए मल्टीपल, कि अब एक पीसी है जिसके अंदर अनवरुल्लाह का बना हुआ है, ठीक है, और उसी पीसी को बोलने का भाई ये नहीं भाई अपना नहीं भाई तो भी शुरू हो रहा, तो लेकिन अनवरुल्लाह ने अपने फेसबुक की एक्सेस नहीं चाहता कि उसे दे, उसने अपना पासवर्ड नहीं दिया, उन्होंने कहा तू भाई है यार अपना, तूने मैं एक अकाउंट बना देता हूं इसके ऊपर, तो एक यूजर और बना दिया, तो नहीं बन गया उसके ऊपर यूजर। और अकाउंट बनाते हुए स्पेसिफाई कर सकता है कि मेरे एरिया को नहीं बन देखे, ठीक है, वो चॉइस है अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर है, नहीं तो ये भी हो सकता है इसके भी ब्लॉक करेगा। तो खैर होगा क्या, तो नहीं भाई जब अपने यूजर अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं और नहीं भाई कहते हैं यार जरा चेक तो करूं अनवरुल्लाह के डॉक्यूमेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, कौन से इसने पिक्चर्स आज संभाल कर क्यों दिखा नहीं रहा था मुझे, मैं चेक तो करूं जरा, तो जाने लगा दृढ़ बाहर चल नहीं, वो कहेगा भाई उधर ही बैठा रहा। कौन इस चीज को कर रहा है, प्रोसेसर इन एसोसिएशन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनको बता रहे हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, राइट्स, टाइप और यूजर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। यानी कि मैंने बताया था ना, अब सादा एड्रेस नहीं ना, अब इसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन भर दी हुई है इन्होंने। ईच सेगमेंट डिस्क्रिप्टर हैज एन एसोसिएटेड सेगमेंट सिलेक्टर, जो भी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर पड़ा हुआ है इन टेबल्स के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट रजिस्टर है, सिलेक्टर है, सॉरी। तो ये वाली चीज हो रही होती है। अब किसी सेगमेंट के थ्रू अब आपने उसमें से बाइट एक्सेस करनी है तो कैसे होगी, आप बताते हैं कि यार इस सेगमेंट सिलेक्टर बताते हैं ये सेगमेंट सिलेक्टर कौन सा इस्तेमाल हो और ऑफसेट कौन सा इस्तेमाल हो, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट सिलेक्टर फिर क्या करता है, सेगमेंट सिलेक्टर जब आप बताते हैं तो एक्सेस दे देता है कि यार वो जो टेबल्स है ना पड़े हुए, एक टेबल समझे पड़ा हुआ है लोकल और एलडीटी और जीडीटी, उसके अंदर ना ये जितने भी सेक्टर्स हैं इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, ये उधर की एक्सेस दे देते हैं उसे जब आप उसे बताते हैं। उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से प्रोसेसर क्या करता है, निकाल लेता है कि भाई सेगमेंट का लीनियर स्पेस में क्या होगा, एक तो उधर से एड्रेस खींच ले आएगा, उसके अलावा वो ये भी देख लेगा
कि यार ये बंदा वैलिड है इसको एक्सेस करने के लिए कि नहीं है, ठीक है, ये चीज रीड ओनली तो नहीं है, इधर राइट भी हो सकता है कि नहीं होता, ये तमाम प्रिविलेजेस है ना, ये भी सारी चेक कर लेगा। तो ये इसका काम है। तो इस चीज को कहते हैं करंट प्रिविलेज लेवल, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। देखिए आपके सिस्टम में देखा हो कभी अकाउंट बनाए हो, इत्तेफाक हुआ, एक एडमिन का अकाउंट होता है, एक होता है फिर पावर यूजर का, विंडोज के अंदर अगर बात करें, फिर एक होता है सिंपल यूजर, जैसे लैब्स में बना होता है सिंपल यूजर, फिर होता है गेस्ट, गेस्ट के सबसे कम होते हैं, ठीक है। जो पावर यूजर है वो जाके देख सकता होता है कि यूजर क्या है, और यूजर को उड़ा छुड़ा भी सकता है, और एडमिन पावर यूजर के साथ भी खेल सकता है। तो ये करंट प्रिविलेज लेवल बताता है कि प्रोसेसर इस वक्त किस पे चल रहा है। तो ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है फीचर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के साथ मिलकर ये चीजें इंश्योर कर पा रहा है, वैसे पॉसिबल नहीं था उसके लिए होना, ठीक है। तो ये होती है ट्रांसलेशन इसके अंदर आके। अब ये थोड़ी सी देख सकते हैं कि उधर वो कितनी सादी सी एक पिक्चर थी हमारी, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। क्या प्रोग्रामर ने क्या बताया, सेगमेंट सिलेक्टर बता दिया, ऑफसेट बता दिया, ये उसने बता दिया। सेगमेंट सिलेक्टर से क्या हुआ, सेगमेंट सिलेक्टर्स में तीन चीजें पड़ी हैं, प्रिविलेज लेवल पड़ा हुआ उसका, इंडेक्स पड़ा हुआ है टेबल का, और दूसरा इंडेक्स पड़ा हुआ है। अच्छा जी, फिर ये इंडेक्स और इस इंडेक्स में ये है कि यार ये लोकल टेबल यूज हो रहा है कि ग्लोबल टेबल यूज हो रहा है, ये एक ही बिट है आप देख सकते हैं। तो बिट पोजीशन लेट्स से 0 है तो ग्लोबल यूज हो रहा है, बिट पोजीशन 1 है तो लोकल यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर उन दो टेबल्स में से ये डिसाइड हो कि टेबल कौन सा यूज हो रहा है, टेबल ए यूज हो रहा है, टेबल बी यूज हो रहा है, और फिर उस टेबल के अंदर किस जगह के ऊपर है वो ये इंडेक्स बता रहा होगा। और ये इंडेक्स कितने बिट्स का है, 13 बिट्स का, तो 13 बिट्स का ये इंडेक्स है, ये बता रहा होगा। सो अपर 13 बिट्स ऑफ सेगमेंट सिलेक्टर आर यूज्ड टू इंडेक्स द डिस्क्रिप्टिव टेबल। तो ये डिस्क्रिप्टिव टेबल को बता रहे हैं। अच्छा, इस डिस्क्रिप्टिव टेबल में क्या हो रहा है, अब जैसे ये एक सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर है, इसमें क्या बता दिया, एक्सेस राइट्स बता दिए, लिमिट बता दी कि यार इधर से इस मेमोरी रेंज तक ये यूज कर सकता है, और बेस एड्रेस, रियल एड्रेस मोड में तो सिंपल बेस एड्रेस होता था ना, अब ये चीजें भी ऐड हो गई, लिमिट और एक्सेस राइट्स ये भी ऐड हो गया। अच्छा जनाब ये निकले, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी ये ठीक है, बंदा ठीक है यही है, इसे राइट्स मिल सकते हैं, इसने इधर से निकाला 32 बिट का बेस एड्रेस निकाला, ऑफ साइड के साथ वो ऐड हुआ तो साथ ही अब लीनियर एड्रेस बन गया, ये वो लीनियर एड्रेस है। अब पेयरिंग यूनिट लगा तो उसका फिजिकल बना देगा, नहीं लगा तो यही लीनियर एड्रेस हमारा दूसरा रहेगा। ये वो टीआई की कहानी है जो ऊपर मैंने बताई थी कि 0 है तो ग्लोबल है, 1 है तो लोकल डिस्क्रिप्टिव टेबल है। अरे ग्लोबल और लोकल की क्या कहानी है, किसी जब ऑपरेटिंग सिस्टम को चल रहा तो उसके अंदर एक ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल होगा, इसमें तमाम प्रोग्राम्स का डिस्क्रिप्शन होगी, क्रोम है, फायरफॉक्स है, वर्ड है, मैटलैब है, जो भी चीज चल रही है उसके होंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे खुद से भी यूज कर रहा होता है, और ये टेबल कब इनिशियलाइज होता है, जब बूट हो रहा होता है सिस्टम, उस वक्त इनिशियलाइज होता है। जीडीटी के टेबल का एड्रेस, ये टेबल है, इसका मतलब ये भी कोई डेटा स्ट्रक्चर है, कोई मेमोरी में जगह खा रहा है, इसका अपना भी कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस कहां पड़ा होगा, वो जीडीटी आर रजिस्टर में पड़ा होगा, इस रजिस्टर में इसका पॉइंटर पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी के सिस्टम को ऐसे बूट होने से बचाना है, कुछ सिंपल उस लोकेशन का आपको पता है, उधर आप जाके चेंज कर दें, आप उसे अनबूटेबल बना सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक्सपी वगैरह ये 1 यूज करते हैं, विंडोज 10 कितने करता है कोई आइडिया नहीं मुझे फिलहाल, मैं इसका चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये कितने यूज कर रहा है, एटलीस्ट 1 तो यूज कर ही रहा होगा, शायद इससे ज्यादा करो, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता। अच्छा, तो ये थे ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल। लोकल डिस्क्रिप्टिव टेबल क्या होता है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल तो हमने कहा पूरे सिस्टम में एक होता है, पूरे सिस्टम में, ये विंडोज चल रहा है तो पूरे सिस्टम में एक है। लोकल डिस्क्रिप्टिव टेबल होता है कि हर प्रोग्राम का फिर अपना अपना डिस्क्रिप्टिव टेबल, हर प्रोग्राम का अपना अपना, क्रोम है उसका अपना डिस्क्रिप्टिव टेबल, विनएम चल रहा है उसका अपना है, मीडिया प्लेयर है उसका अपना है, हर किसी का अपना है, लेकिन ग्लोबल टेबल एक ही पड़ा हुआ है। तो ये स्पेसिफाई कैसे होता है, जिस प्रोग्राम की में मेमोरी आप एक्सेस करने जा रहे होते हैं उसमें हमने देखा एक बिट होती है, वो 0 तो ग्लोबल वाला होगा, 1 हो तो उस प्रोग्राम का जो अपना लोकल डिस्क्रिप्टिव टेबल है वो फिर यूज होता है। इसका एड्रेस कहां स्टोर होता है, इनका ये होता है एलडीटीआर रजिस्टर, जैसे ये जीडीटीआर रजिस्टर था इसका एलडीटीआर रजिस्टर में होता है। अच्छा, ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स में सेगमेंट सिलेक्टर क्या करता है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का बताता है,
इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, एक्सेस राइट, लिमिट और बेस एड्रेस, इसकी डिटेल अब हम देखते हैं कि ये 3 चीजें क्या होती हैं। बेस एड्रेस क्या होता है, ये 32 बिट का नंबर है जो कि स्टार्टिंग बेस बता देगा। सेगमेंट लिमिट 20 बिट का नंबर डेट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द सेगमेंट, साइज ऑफ द सेगमेंट बताएगा। और ये साइज किस में होता है, ये बाइट्स में भी हो सकता है और 4 किलो बाइट्स के यूनिट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 4 किलो बाइट्स के पेजेस में हो रहा है तो ये 20 बिट्स कितनी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 गीगाबाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब, अगर मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट 4 किलो बाइट है तो 4 किलो बाइट इंटू 2⁻20 आप कर लें तो आपका 32 बनता है। 4 किलो बाइट जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं 2⁻12 इज योर 4 किलो बाइट। तो 2⁻12 4 किलो बाइट के लिए होगा और 2⁻20 ये होगा कि 20 बिट का। तो 20 प्लस 12 जो सादा सा मैथ हमने बचपन में पढ़ा था, हम कह रहे हैं कि सेगमेंट लिमिट की बात हो रही है। इसमें कह रहे हैं कि हम क्या, ये 20 बिट का होता है। 20 बिट का क्या मतलब हो गया कि 2⁻20 इतनी मेमोरी एड्रेसेबल होती है। लेकिन ये बाइट्स की बात नहीं हो रही, पेजेस की बात हो रही है। और हर पेज कितना है, 4 किलो बाइट का। दिस 4 किलो बाइट इज यूर 2⁻12। तो टोटल मेमोरी कितनी बन गई है, 2⁻12 प्लस 2⁻20, ऐसे ही है। नो सॉरी, 2⁻20 इंटू कितने की बात हो रही है, 2⁻12 की बात हो रही है कि हर यूनिट इसमें 2 है, तो ये बन जाएगा 2 का अर्थ, तो इतना बन जाता है। तो 4 गीगाबाइट तक आगे बाइट एड्रेसेबल हो सकती है। एक्सेस राइट्स का तो हमने बता दिया कि एक तो ये बता रहा है कि कोड की बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है। ये रीड ओनली है, राइट ओनली है, राइट ओनली तो नहीं होता, रीड ओनली होता है। जो राइट होता है वो रीड भी होता है उसके अंदर, और एक मॉडिफाई की भी होती है कहानी। और फिर प्रिविलेज लेवल के कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ये चीजें इसके अंदर एक्सेस राइट्स के अंदर। अच्छा, इसमें जो मजे की बात है, यार अभी तो हमारा लेक्चर शुरू ही आज 4:45 बजे हुआ है, तो अभी तो घंटा हुआ है। तो नहीं, उसकी सलाह मुझे मिलनी चाहिए ना, तो मुझे सलाह ये मिलनी चाहिए कि मैं कम से कम आधा घंटा और ऊपर पढ़ाऊं। अच्छा जी, ये स्टॉप करके, नजीर भाई की फरमाइश पे हम स्टॉप करके थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, स्टॉप खत्म हो गया। आगे तो प्रोग्रामर को तो 16 मिनट के सेगमेंट सिलेक्टर नजर आ रहा होता है, लेकिन होता यह है कि बिहाइंड द सीन वो जो सेगमेंट सिलेक्टर है ना भाईजान, वो जो डिस्क्रिप्टर रजिस्टर्स हैं वो है 64 बिट्स के। फर्क ये है कि ये जो 48 बिट्स हैं ये आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये खुद ही खेलता है। आपके लिए सिर्फ 16 बिट एक्सेसिबल है। इन 48 बिट्स के अंदर जनाब बेस एड्रेस, साइज, एक्सेस आईडी सब कुछ पड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो कोड, ये 6 रजिस्टर्स है ना जो 16 बिट के, प्रोग्रामर को तो 16 बिट के नजर आते हैं। इन एक्चुअल, इन फिजिकल फॉर्म ये अब प्रोटेक्टेड वाले केस में आके 64 बिट्स के हैं। ये याद रखने की बात है। तो विजिबल पार्ट 16 बिट का है और इनविजिबल पार्ट इसका 48 बिट्स का है। पेजिंग तो हमने कर ही ली है, ठीक है ना, क्या पेजिंग हमने कर ली हुई है ना, हाँ, तो बस ये, तो ये हमारा ये वाली चीज है। अब आगे चलते हैं। क्या भाईजान अभी तो क्या हुआ बेटा, हर दफा सुबह से ही होते हैं, कभी रात से भी हुए। मुझे पता है आप लोग हैं नाइट आउल्स होते हैं जो शाम को उनके इंजन खुलने लग जाता है, शुरू होने लग जाता है, वार्म अप हो जाए। अब मुझे पता है अब आप लोग जागे तो इंशाल्लाह रात 1 बजे से पहले तो कोई भी नहीं सोने लगा आप में से बंदा। अब फॉर्म में आप लोग माशाल्लाह नजर आ रहे हैं। जीशान भाई भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नजीर भाई का तो टाइम ही 8 बजे शुरू होता है, प्राइम टाइम इनका। तो बस ये है। हाँ। अच्छा, एक मिनट, ये बहुत प्यारी तस्वीर है। इसमें कूजे में दरिया बंद करना होता है। ये देखो कूजे में दरिया बंद हो गया। जो हमने पढ़ा है जहांगीर भाई, जो हमने पढ़ा है वो सारे का सारा इस एक पिक्चर में आ गया। चेक करें माशाल्लाह, देखें लॉजिकल एड्रेस या फार पॉइंटर, ये यहां से शुरू हुई है कहानी लॉजिकल एड्रेस की। सेगमेंट सिलेक्टर और ऑफसेट, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस में हमें क्या बताते हैं, सेगमेंट सिलेक्टर बताते हैं, ऑफसेट बताते हैं। ये दोनों चीजें बता दी। सेगमेंट सिलेक्टर 16 बिट का, ऑफसेट 32 बिट का बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद
ये सेगमेंट सेलेक्टर ये डिसाइड करता है कि भाई ग्लोबल वाले के पास जा रहे हैं कि लोकल वाले डिस्क्रिप्टर टेबल के पास जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है और लोकल वाले भाईजन का है, लोकल वाले इधर बनाए नहीं हुए, लेकिन ये ग्लोबल एज्यूम के ग्लोबल में आ गए हम, तो ग्लोबल का है। यहां से आए तो सेगमेंट डिस्क्रिप्शन उठाई हमने, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या पड़ी हुई थी, बेस एड्रेस क्या है, लिमिट क्या है, प्रिविलेज लेवल क्या है, वो सारी चीजें उठाई और जनाब उससे हमने ये सेगमेंट का बेस एड्रेस निकाला, उसमें से लीनियर एड्रेस निकाल लिया। ये सारी हरकत ने उठा के क्या किया, गोल क्या था इसका, गोल ये था कि लॉजिकल या फार पॉइंटर से हमें लीनियर एड्रेस निकालना है, वो हमने निकाल लिया। अच्छा जब ये चीज निकल आई तो ये था, यहां तक था सेगमेंटेशन मॉडल चल रहा है, ये देखें सेगमेंटेशन। उसके बाद शुरू होती है क्या, पेजिंग की कहानियां। पेजिंग की कहानियां क्या कहती हैं, वो कहती हैं यार ये जो लीनियर एड्रेस है ना, ये फिजिकल एड्रेस तो है ही नहीं, ये लीनियर एड्रेस को भी ना ये इनमें बिट्स में तोड़ लेते हैं। जो शुरू वाले कुछ हैं बिट्स वो ऑफसेट बताती हैं, दरमियान वाली बताती हैं टेबल, और इससे अगली बताती हैं डायरेक्टरी कौन सी। अच्छा अभी क्या चलता कैसे है, ये जो डायरेक्टरी एंट्री है ये बताते हैं पेज एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसमें जो पेजेस थे ना उन सबका, जैसे वो टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं होती इस तरह ये पेज की डायरेक्टरी बनी होती है, जो जो 4-4 के टेबल्स थे उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पड़ी होती है। तो क्या होगा, ये डायरेक्टरी से जाके इसका इंडेक्स मिल जाएगा, ये उठाया इसने। अच्छा इस एंट्री से उठा के, पेज डायरेक्टरी से उठा के ये पेज टेबल निकला है, और उस पेज टेबल में आके वो जो पर्टिकुलर एड्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड इसने फिजिकल एड्रेस निकाल देना, ये हमारा काम है। अब ये चीज, अब वो एक चीज यहां मिसिंग हुई है कि पेज अगर मेमोरी में है तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो एक पेज फॉल्ट की एक्सेप्शन जनरेट करेगा, उठा के हार्ड डिस्क से उठा के इसमें लोड करेगा रैम में, और ये दे देगा आपको एड्रेस स्पेस में, उसका एड्रेस दे देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये हमारा पूरा सेगमेंटेशन एंड पेजिंग का है। क्या ही अच्छा हो कि अगर एक 10 नंबर का सवाल हो जिसमें ये सारी चीजें और एक्सप्लेन करनी हो, और ये सारी चीजें आ जाए तो आप माशाल्लाह चैंपियन बन जाएंगे हम। ये डीलर बैठे हुए हैं, हाँ कंफर्म करें तो हम पढ़ेंगे। हाँ। क्या नेक्स्ट भाईजान, अभी तो 6 भी नहीं बजे। मोरे बात खाने पुल से बचने का तरीका बताऊं मैं आजकल क्या करता हूं, 9 बजे निकला करो, 9 बजे निकला करो तो 10:15 तक घर पहुंच जाओगे बड़े मजे से, ठीक है ना। 22 बजे निकलना है तो 8:30 बजे निकला करो, ठीक है। 1 सेंटीग्रेड का फर्क होगा मेरा ख्याल में तकरीबन, ठीक है, लेकिन 6 से 8 बजे तक तकरीबन उतना ही रहना मेरा ख्याल है। अच्छा ये वाली जो अब जो हम पढ़ने लगे ना, मुश्किल चीज हमने कर ली है, अब हम ना बहुत आसान ही चीज करने लगे। जरा देखें, चेक तो करें कि रजिस्टर जी कितने हैं, देखें इसमें कोई नई बात कोई नहीं है। मसलन जनरल पर्पज रजिस्टर कितने हैं, 8। ना क्या नहीं भाई, आप सो गए थे, जागिए। 8 है जनरल पर्पज रजिस्टर, 32 बिट वाले हैं, 8 32 बिट के रजिस्टर हैं। कौन कौन से, EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, SP, ESI, EDI। ये अजीबो गरीब से नाम है, इनकी तरह साइंस देख लेते हैं हम क्या है। एक बात, अच्छा और रजिस्टर्स कौन कौन से अवेलेबल, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 16 मिनट के सेगमेंट रजिस्टर्स, मशहूर जमाना CSSS। फ्लैग्स, जिसके फ्लैग्स पे क्या होता है, ये एक रजिस्टर है फ्लैग्स का, इसमें एक बिट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन बढ़ गया। 0 अगर रिजल्ट 0 आया, खामोश यार खामोश, 0 अगर रिजल्ट 0 आया तो इसमें एक बिट होगी जो 0 कर देगी। कैरी हुआ है तो कैरी का बता देगा, ओवरफ्लो हुआ तो ओवरफ्लो का बता देगा। तो इस तरह के इसमें है चीजें। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये वो है जो कि प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, जैसे पिक की दुनिया में यहां ये है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस पड़ा हुआ। तो ये है जो हमारे रजिस्टर्स है। अच्छा इन रजिस्टर्स की नेमिंग अब कैसे होती है, बाइट रजिस्टर। अच्छा ये 8 रजिस्टर्स है, इन रजिस्टर्स को व्यू करने के ना तरीके हैं। जब हम इनको देखते हैं ना कि एक बाइट रजिस्टर के तौर पे देखते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है। वो क्या नाम होता है, AL, BL, CL, DL, फिर AL का हायर पार्ट AH, BH, CH, DH, 8 बन जाएंगे हमारे। अच्छा फिर जनाब वर्ड रजिस्टर। वर्ड का मतलब क्या होता है इंटेल आर्किटेक्चर में, अगर 32 बिट की बात करें तो इसका मतलब है 16 बिट्स, ठीक है। तो 16 बिट्स के लिए क्या होगा, X जब आपको नजर आए ना और E नहीं नजर आ रहा तो ये 16 बिट की बात हो रही है। AX, BX, CX, DX और ये BP, SP ये हो गया। डबल वर्ड का मतलब है कि 32 बिट की बात हो रही है, जो अभी हमने नाम पढ़े थे सारे। वहां क्वाड वर्ड में
रेक्स के साथ होगा, RAX, RBX और ये, ठीक है ना। ये कहां मिलेंगे? ये 32 बिट में नहीं मिलते, हमें 64 बिट में मिलते हैं। और ये रेक्स वाली चीजें सारी 64 बिट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये होगा, और इसके अलावा 16 होते हैं, ये मजे की बात है, ये वाले 16 होंगे, ठीक है। यहां जो रजिस्टर 8-8 थे, यहां आके ये सारे रजिस्टर होते 16-16 64 बिट वाले के अंदर आके, ठीक है। ये याद रखना है कि 32 बिट में 8-8 मिलेंगे और 64 बिट में 16-16 मिलेंगे। अच्छा, उसमें पहले 8 रजिस्टर्स की नेम वही होगा जो कि 32 बिट में होता था, और उसके बाद क्या हो जाएगा? R8L, R9L, R10L और इस तरीके से नेमिंग चलने लग जाएगी। तो खैर हमारा फोकस दरमियान वाले कॉलम पे है। ये अब वो जो थे ना, अफजल भाई पूछ रहे थे कि यार इनका नाम क्या है चीजों के, तो अफजल भाई आपके लिए EAX, फारूकी भाई, नजीर, EAX क्या होता है? ए जो है ना इसमें वो है एक्यूमुलेटर, उसामा एक्यूमुलेटर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता है, अगर आप स्पेसिफाई नाम भी करें तो इसके अंदर रिजल्ट आता है कुछ इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। ECX होता है, ये वो रजिस्टर जो कि जब आप लूप्स लगाएंगे ना, तो लूप्स में ये वाला रजिस्टर इस्तेमाल होता है, खुद ब खुद डिक्रीमेंट करता जाता होता है। ESP स्टैक पॉइंटर, स्टैक से रिलेटेड जब भी ऑपरेशन होता है तो ये चीज यूज हो रही होती है। ESI और ADI सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, अब ये चीज आपने पूछी थी SI और DI वाली। और EBP बेस पॉइंटर रजिस्टर, ये क्या करता है? जो स्टैक के ऊपर अगर आपने एक प्रोग्राम को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में गए हैं तो उसका एक स्टैक फ्रेम होता है, वो चेंज हो जाता है, तो उसके बेस को एक्सेस करना, तो ये बेस पॉइंटर का रजिस्टर होता है। ये इसको उसी चीज को, वही इंफॉर्मेशन उसको व्यू करने का एक और तरीका, ये देखिए, एक ही चीज को हम तरह ना मुख्तलिफ एंगल से चेक कर रहे हैं, कभी इस एंगल से फिर इस एंगल से। अब ये देखिए, EAX, EBS, EDS आर 32 बिट एक्सटेंडेड या एनहांस्ड, जो भी कहना है ये कहना है। परफॉर्मेंस कैन एक्सेस देयर 16 बिट और 8 बिट पार्ट्स, ये कर सकते हैं कि उन्हीं रजिस्टर का हम 8 बिट भी अलग से खींच के ला सकते हैं, 16 बिट भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, अगर लोअर 8 बिट की बात हो रही है तो हम उस चीज को साथ ना पोस्ट फिक्स लगा लेते हैं L का, AL, अफजल AL, BL, CL और DL, ये पहले 4 रजिस्टर्स में ये चीज पॉसिबल है। अगर हमें उसका हायर पार्ट करना है तो AH, BH, CH, DH ये हो जाएगा। हाँ जी, लो और हाई ये इंडिपेंडेंटली एक्सेस हो सकते हैं, उनमें से निकल के आ रहेगा। ये देखो, ये इसका ऊपर 8, ये लोअर 8, और पूरे 16 बिट्स को करना है, लोअर 16 बिट्स को तो AX। अच्छा, 16 बिट के केस में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल कि लोअर 16 बिट्स के अपर 16 बिट्स, नहीं, ऐसे कोई नहीं, जस्ट 16 बिट्स AX, लोअर वाले 16 बिट्स। और अगर पूरे 32 बिट की बात हो रही है तो EAX। अब ये देखो, फिजिकली ये वो रजिस्टर्स वही है, उन्हीं में 16 बिट के अंदर जब ये इसको डील करते हैं तो AX होता है, वही जब उसके 8 बिट के लो में डील होता है तो AL हो जाता है। ये ओहो, ये वो रजिस्टर्स नहीं है भाई, देख, ये तो EAX, EBS, EDX की बात हो रही है। ये इन 4 रजिस्टर्स के ये फीचर्स हैं, 4 और भी रजिस्टर्स है, ESI, EDI, EBP और ESP, इनमें 8 बिट की एक्सेस नहीं होती, इनमें 16 बिट की होती है। E को उड़ा दे तो ये वाला बन जाता है SI, DI, BP और SP। ये बेसिकली विकिपीडिया नॉलेज है, इसमें ना कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, है ना। हाँ, बस खत्म हो गया हमारा, हाँ बस खत्म, हाँ, बस 2 मिनट और। एक्चुअली पढ़ना तो है ही है, हमने पास कर या बर्दाश्त कर, मजबूरी है, पढ़ना तो है ही है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कौन से हैं? EIP, खामोश, देखो जितनी जल्दी तुम मुझे जाने दोगे तो जल्दी फिनिश कर लेंगे, लेकिन टाइम तो नहीं तो लगता जाएगा, इसलिए हाँ सही कह रहे। तो EIP एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये हमने बता ही दिया था। फ्लैग्स, अच्छा कर, ये वाली चीजें तो पहले डिस्कस हो गई, इसको तो दोबारा जरूरत नहीं है। ये ई फ्लैग्स का रजिस्टर है, वो मैंने बताया था ना, जो एक रजिस्टर जिसके अंदर हर बिट के अंदर मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, ID फ्लैग, इंटरप्ट का, ओवरफ्लो, डायरेक्शन, साइन, 0, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सिंपल बताने की यह ये बात है कि एक रजिस्टर के अंदर ये मुख्तलिफ कंडीशंस का रिजल्ट आ सकता है। बाबर जी, मुख्तलिफ कंडीशन का रिजल्ट आ सकता है। हाँ जी, किसकी? अच्छा ठीक है, तो ये था हमारा ई फ्लैग रजिस्टर। अच्छा, इसके अंदर ही हाँ मुझे नजर आ रहा है, वो देखो ना, देखो नाम से अब देखो
देखिए कैरी, अब इसमें जो फ्लैग है जैसे कैरी का फ्लैग है या ओवरफ्लो का फ्लैग है, ये है क्या, इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब कैरी का फ्लैग क्या करता है, जब भी हमने 2 डिजिट्स ऐड किए उसका कैरी जनरेट हुआ, अगर कैरी जनरेट हुआ तो कैरी साहब जौन से हैं इसमें 1 आ जाएगा, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो नहीं होगा। ओवरफ्लो का भी ये कि 2 नंबर्स ऐड हुए और नंबर ऐड होने के बाद जब भी 2 नंबर ऐड हो, इफ्राहिम जब भी 2 नंबर ऐड हो तो जो रिजल्ट होता है वो मैथमेटिकली क्या होता है, उन 2 नंबर्स के में जो सबसे बड़ा नंबर है या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ऐसा ही है ना। ओवरफ्लो के केस में क्या होता है, वो ऐड होने के बाद उल्टा छोटा हो जाता है। अगर ये केस हो रहा है तो ओवरफ्लो की फ्लैग मारा रहेगा। या 2 नेगेटिव नंबर अगर हम करें ऐड तो जो रिजल्ट होना चाहिए उनसे भी छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर वो बड़ा हो रहा है तब वो अंडरफ्लो का केस होता है, तब भी ये हो रहेगा। साइन फ्लैग कब होता है, अगर नेगेटिव नंबर हो तो साइन फ्लैग हमारा 1 होता है। तो ये इस तरह की चीजें यार, अब देखो इसमें क्या बताऊं मैं, ये मैंने बताया था, बस खत्म हो गया हमारा। 2 मिनट बस, अब बस आखिरी 2 मिनट, ये 2 मिनट एक्सटेंड होते रहेंगे जितना तुम लोग डिले करोगे। हाँ अच्छा खामोश, अच्छा चलो आप लोग फारिग हो तो बताइएगा, फिर मैं शुरू कर दूंगा। हो गया, अच्छा चलो। तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, तो इसका हमने एफपीयू जो सा होता है, इसके अंदर ना एक पूरा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का रजिस्टर होता है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो रजिस्टर्स कितने होते हैं, 8 रजिस्टर होते हैं और 80 बिट्स के रजिस्टर्स होते हैं। इनकी नेमिंग होती है ST0 से लेकर ST7 तक, एज स्टैक ही एक्सेस होते हैं। डिटेल इंशाल्लाह जब हम फ्लोटिंग पॉइंट के लेक्चर पे आएंगे तब हम इसको देखेंगे। अच्छा, यही वाले रजिस्टर्स जो से है ना, ये लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया को एक्सेलरेट करने के लिए मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस के अंदर। तो यही वाले रजिस्टर्स उस मोड में जाके 64 बिट के रजिस्टर्स के तौर पे अपीयर होते हैं और उधर ये फिर रियल नंबर्स पे काम नहीं करते, वहां सिर्फ ये इंटीजर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये MMX और वो हो गया। तो ठीक है, डेट्स ऑल, हम यहां पर रोकते हैं। वैसे अगर आपस की बात देखें, 1 मिनट जस्ट देखो, कमिंग इंटरेक्शंस इस सेशन का एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, ये इसके वो है। उसके बाद पाइपलाइन एग्जीक्यूशन क्या होती है, उसके बाद वेस्टेड साइकिल्स क्या होते हैं, और ये और खत्म। अगर वैसे आपस की बात है, मैं अगले लेक्चर में किसी में तुम्हें इंशाल्लाह 5 मिनट दे दूंगा, हम चाहें तो ये अभी खत्म कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।